संजोग देखो, उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा गाना है जो अमिताभ बच्चन और उनके साथ जुड़ा हुआ है, खाई के पान बनारस वाला। गुरुजी मुझे हरबंस राय बच्चन बनाना चाहते थे, मगर हमारे नसीब में तो अमिताभ बच्चन लिखे थे। 80s में मैं आया और 90 में पहली दिल हिट हुई, तो आमिर से दोस्ती भी बहुत हो गई थी। मगर जब आमिर की ये दूसरी शुरू हुई दिल, तब उसने बोला कि नहीं यार, अभी आते हैं फिर सबके सब। इंदर कुमार डायरेक्टर एक पिक्चर कर रहे थे जिसका नाम था इलाका। उसमें गाना गाने अनुराधा पौडवाल आई। गाना सुना, उनको बहुत पसंद आया और नदीम श्रवण के स्ट्रगल का दौर चल रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग गुलशन जी से क्यों नहीं मिलते? बोले आप लोग कल आइए, मैं उनसे मिलवाती हूँ। तो उन्होंने बोला आप एक एल्बम बनाइए। तो मैंने पहला गाना लिखा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। लकली उस वक्त महेश भट्ट आए, अब उन्होंने कहानी लिखी और उसका टाइटल रखा आशिकी। इतिहास जुड़ गया मेरे नाम के साथ आशिकी का, और वो म्यूजिक मतलब रातों रात हम लोगों को स्टार बना दिया। कयामत से कयामत तक में कौन स्टेब्लिश था? न तो आमिर, न जूही। एक तो सबसे बड़ी मुसीबत है OTT। माँ बहन की गाली के अलावा और केवल सेक्स और क्राइम के अलावा वो कुछ बेच ही नहीं रहे। आशिकी 2 चली थी, उसका सबसे बड़ा हाथ म्यूजिक का ही था। सबसे कमाल की बात है कि मौत पे भी म्यूजिक है। इतने में सुभाष घई की एंट्री हो गई, फिर तो बाकी लोग कट गए। विल्सन कॉलेज के कुछ बच्चों ने बोला कि सर ड्रग लेते थे। जब से आशिकी और साजन का म्यूजिक आया है ना, हम लोगों ने ड्रग लेना बंद कर दिया। कूली नंबर 1। तो मैं रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, क्योंकि तब मैं कूली बन चुका था। दीवाना पहली हिट पिक्चर शाहरुख की थी। जब डेविड धवन की एंट्री हुई मेरी जिंदगी में, तो डेविड का जो नेचर है ना, उसमें एक कॉमिक है, एक मस्ती वाला आदमी है। मेरी 2 मैसिव हिट फिल्में रिलीज हुई और दोनों का म्यूजिक तुम सुनोगे तो तुमको यकीन ही नहीं होगा कि एक राइटर ये 2 फिल्में कैसे लिख सकता है। एक थी कुछ कुछ होता है, दूसरी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। केवल राजकुमार संतोषी को जी लो आप, बस खत्म हो गई। सजा दू डाला रे, सुरमई है उजाला रे। प्रियदर्शन जी के साथ भी अरे आपने... रे, कॉमेडी को क्या क्लास दे दिया उस आदमी ने। सिंगरों का पता ही नहीं कौन सिंगर, एक अरिजीत के अलावा बाकी कौन आ रहा कौन जा रहा कुछ पता नहीं। रणबीर कपूर की पहली पिक्चर लिखने का मुझे मौका आया। संजय लीला बंसाली के साथ काम करके जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार एक समझदार डायरेक्टर के साथ आपने काम किया। कोई एक्टर करने को तैयार नहीं था। आमिर ने बोला कि मैं 2 साल मुझे दो, उसके बाद मैं करता हूँ। अनिल कपूर के पास गई, कहाँ ये पिक्चर नहीं गई। कि उस वक्त सलमान का मेंटल स्टेटस वही था, क्योंकि ऐश्वर्या राज से ब्रेक हुआ और एक कहानी उनके पास गई, तो उनको लगा कि ये तो मेरी लव स्टोरी है, ये तो मैं करूंगा। मैंने बागबान और कभी खुशी कभी गम, ये जो पीढ़ी जो पैदा हुई ना, जिसको जैन जी बोलते हैं ना, ये रूट से टूट गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूत्रधार विद विनीत राय के एक नए एपिसोड में। हर गाने के पीछे एक कहानी होती है और उन कहानियों के पीछे होते हैं शब्द जो दिल को छू जाते हैं और यादें बना देते हैं, जो जिंदगी का हिस्सा भी बन जाते हैं। आज हमारे साथ मेहमान नहीं हैं, शब्द के जादूगर हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और बॉलीवुड के सबसे ज्यादा गाने लिखने वाले लिरिसिस्ट समीर अंजान जी। समीर जी नमस्कार, सूत्रधार में आपका स्वागत है और आपका ब्लेसिंग हमको मिला यहाँ आने के लिए। आपको फॉलो अप किया और इतने दिन से आज आपके पास समय मिला और आप यहाँ आए। मैंने विनीत, मुझे बड़ी खुशी हुई जब राजा ने मुझसे आपके बारे में बात की और कहा कि सर एक अलग तरह का पॉडकास्ट है, आप बहुत पॉडकास्ट किए हैं मगर ये एक बड़ा मीनिंगफुल पॉडकास्ट है। और उसने जब भेजी चीज़ें मुझे जी, तो मुझे लगा नहीं यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ठीक है लोग कर रहे हैं, लोगों के अपने अलग अलग एजेंडा हैं जी, बट ये जो सूत्रधार का एजेंडा है ये बहुत सही दिशा में चीज़ों को ले जाने के लिए कोशिश है जी। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ अच्छी बातें होंगी आज, मुझे पूरी उम्मीद है जी। धन्यवाद। और हर चीज़ की शुरुआत जो होती है
वो बचपन से होती है, और आपका जन्म तो एक बहुत पावन धरती पे हुआ है जिसका नाम है वाराणसी, बनारस। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बनारस में पैदा ही नहीं हुआ, बनारस को जीता रहता हूँ मैं। बनारसी कहीं भी चला जाए दुनिया के कोने में, बनारसी उसमें रहे। से बनारस नहीं जाता है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, बनारस उसमें बसता है। तो मेरी कर्म भूमि मुंबई है ज़रूर, मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं मुंबई का बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ। जी मगर ये जो बनारस है ना, ये मेरे मरते दम तक, मैं नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता गीतकार अंजान ने तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा गाना गंगा के ऊपर, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, उन्होंने जीवन में एक ही किताब लिखी जिसका नाम है मैं गंगा तट का बंजारा। वाह। और पहला गाना जो उनका चला था, वो गाना भी गंगा के ऊपर था। गंगा में डूबा न जमुना में डूबा, डूब गया रे मेरा मन सजन तेरी दो अखियन में। तो कहीं ना कहीं गंगा से हम लोगों का, और उस शहर से और बाबा विश्वनाथ से, संकट मोचन से एक अजीब सा रिश्ता है, क्योंकि हम पैदा हुए नहीं, हमको उन्होंने अपनी ज़मीन पे बुलाया किसी ख़ास मकसद से। जी। तो बनारसी कहीं भी हो, उसका मकसद बड़ा क्लियर है कि वो जो भी करेगा उस कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ा होगा। तो हमको उन्होंने भेजा कि भाई जाओ, अभी तुम पूरी दुनिया में मोहब्बत का संदेश दो। जी। तो हमारी पहली फिल्म जो दिल हिट हुई, वहाँ से लेके आज तक मेरे ख्याल से मैक्सिमम रोमांटिक गाने मेरे हुए होंगे। जी। तो हम तो पैदा ही हुए हैं प्यार फैलाने के लिए सारी दुनिया में। तो बनारस, और बनारस को मैंने बहुत क्लोजली जिया है बेटा, जी। क्योंकि एक छोटे से गांव, ओदार नाम है गांव का, वहाँ जी। पैदा हुआ। तो अभी तो गांव का शहरीकरण इतना हो गया कि अभी जाते हैं तो आंखें भर आती हैं कि वो मेरा जी। गांव गया कहाँ। जी। वो महुआ का पेड़, वो नीम का पेड़, वो पीपल के पेड़ गए कहाँ। जी। खैर जो भी है, अभी तक तो हमारी आंखों में वो अक्स सब मंजूर हैं। जी। तो ठीक है, मगर जाता जरूर हूँ गांव पे, जी। क्योंकि जब तक उस मातृभूमि को छूता नहीं हूँ ना, जी। दिल को तसल्ली, उन खेतों में जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि क्या क्या दिन यहाँ हम लोगों ने देखा है। खलियान क्या है, चौपाल क्या है, पोखरा क्या है, तालाब क्या है, सब कुछ जिया। जी। और उसके बाद फिर मैं शहर की तरफ बढ़ा और बनारस आया, तो फिर बनारस का पूरा जीवन जिया। जी। मैं 23 साल का था तो मैं बनारस से मुंबई की तरफ रुख किया मैंने, जी। और तब से लेके अभी 45 साल का ये सफ़र हो चुका है। और मेरी यात्रा से और मेरे जीवन की उपलब्धियों से मैं बहुत खुश हूँ। और अब कोशिश, जैसे तुम्हारे पॉडकास्ट पे मैं आया हूँ, तो मेरा मेन मकसद है कि जो कुछ मैंने जिया है, जो कुछ मैंने सीखा है, वो आने वाली पीढ़ी को दे सकूँ, उनको बतला सकूँ कि भैया हमको ये चीज़ें हासिल कैसे होंगी। जी। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अनजान साहब के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। बिकॉज पहली चीज़ तो कहा जाता है ना कि आज पहली बार मुझे इतनी खुशी हो रही है कि एक बनारस से बात कर रहा है। यस, मिट्टी से बात मिट्टी से बात कर रही है। और मुझे बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, और आज प्लीज़ आप बोर मत होइएगा, बिकॉज मुझे आपसे बहुत बचपन के मेरे क्वेश्चंस हैं इतने सारे। बिकॉज आपको देख के दिल, आप जो रोमांस बोल रहे हैं, वो रोमांस का जन्म ही आपने हमको दिया है, जिस ज़माने में हम कॉलेज और स्कूल में हुआ करते थे। और सारी की सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने से जाती हैं। और आपके फादर अनजान साहब के बारे में ज़रूर हमको थोड़ा बताइए, क्योंकि बाबूजी बैंक में भी शायद उनके फादर, आपके फादर, ग्रैंडफादर, जी ग्रैंडफादर आपके, वो बैंक में थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थे वो, और उनका नाम था शिवनाथ पांडे जी। उनके दो बेटे थे, मेरे पिता गीतकार अंजान, और इंडस्ट्री के सबसे बड़े पियारो गोपाल पांडे, अच्छा, वो उनके छोटे भाई थे। उनकी 3 बहनें थी, वो सारी की सारी बाद में मुंबई आ गई जी। और हमारे दादाजी जो थे वो बनारस की रामलीला के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे। अच्छा, मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट थे, शिवपुर में आज भी उनका नाम ले लो आप ना, तो लोग आपका सीधा पाँव छूते हैं। मतलब राजा बनारस, रामनगर की रामलीला के बारे में तुमने सुना होगा जरूर, इतना मशहूर जी। राजा बनारस ने स्पेशल संदेशा भेज के कि शिवनाथ जी आप एक बार मेरे रामलीला में आ जाइए।
तब जाके वो शिवपुर की एक दिन की रामलीला छोड़ के वहाँ गए थे। तो और हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहूँ तो बेहतर है, उनका नाम था राजा राम शास्त्री। अच्छा। वी वेर ओरिजिनली रूटेड फ्रॉम गोरखपुर, जी। बट वो जो राजा राम शास्त्री थे वो राजा बनारस के दरबार में शास्त्रार्थ किए, अच्छा। तो उन वहाँ विजयी घोषित किए गए। तो राजा बनारस ने उनको 52 बीघा जमीन दान में दिया, और वो ज़मीन जहाँ आज हमारी इतनी बड़ी पीढ़ी जो पली बढ़ी वो वही ओदार गांव है। जी। तो वो फिर ये 52 बीघा ज़मीन मिल गई तो गोरखपुर से बनारस आ गए। जी। उनका बनारस आना तो फिर ये पूरी पीढ़ी बनारस आ गई। जी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे पिताजी इतने बड़े गीतकार बने, और मेरे अंदर भी ये जो लिटरेचर आया, तो वो रूट कहीं बहुत दूर से था। जी। वो लिखावट, वो शास्त्रार्थ, वो ज्ञान, वो कला, वो संस्कृति, वो सारी चीज़ें हमको ब्लड में कहीं से मिली हैं। जी। उसके बाद पिताजी जब पढ़ाई किए तो वो भी बीएचयू से पढ़े हुए थे, उन्होंने बीकॉम किया। जी। और हमारे पिता के गुरु जो थे उनका नाम था रुद्र काशिकेय, अपने ज़माने के बनारसी भाषा में लिखने वाले सबसे बड़े कवि थे। उनकी एक लाइन मुझे याद आती है, अभी भी पापा सुनाते थे कि एक दिन चली जरूर गणासा तोरे बदे। तो वो जो लैंग्वेज, जो बनारसी अंदाज जो था ना, और वो शाम को इतना बड़ा भांग का गोला अगर उनको नहीं मिले तो घर में उपद्रव हो जाए। अच्छा। तो पिताजी ने जब लिखना शुरू किया तो कोई गुरु ढूंढ रहे थे, और लकीली उनकी मुलाकात इनसे हो गई। जी। से मिले, इनकी कुछ कविताएं सुने, तो उन्होंने बोला कि देखो अनजान, मेरे पिताजी का ओरिजिनल नाम है लालजी पांडे। जी। तो उन्होंने कहा कि अनजान, तुम्हारे अंदर हरबंस राय बच्चन बनने की काबिलियत है। जी। मैं तुझे हरबंस राय बच्चन बना के छोड़ूंगा। अब तू आ गया है मेरे दरबार में, तो बस पूरी शिद्दत से जो मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको सीख। जी। सीखते रहे। और उनके भी मन में बिल्कुल वो कभी फिल्म की तरफ तो रुख करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि हमारे खानदान में कभी मुंबई कोई आया नहीं था। जी। मगर हालात कुछ ऐसे बने कि उनको अस्थमा की बहुत खतरनाक बीमारी थी, और डॉक्टरों ने बोला कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको किसी समंदर किनारे जाना पड़ेगा, नहीं तो आप ड्राई क्लाइमेट में मर जाएंगे, ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको जाना पड़ेगा। जी। अब वो मजबूरी में उनको मुंबई आना पड़ा। जब मुंबई आना पड़ा, और तब तक उनका काफ़ी नाम बनारस में हो गया था, और उन्होंने हरबंस राय बच्चन जी की किताब बड़ी मशहूर है, मधुशाला। तो पिताजी ने, गुरुजी ने बोला कि तू एक पैरोडी लिख और उसका नाम रख मधुबाला। अच्छा। और उन्होंने लिखी एक किताब, और वो बड़ी मशहूर हुई उस ज़माने में। उस किताब की कोई प्रति मुझे मिली नहीं, क्योंकि वो किताब कहाँ छपी, कैसे छपी, पता नहीं। मगर जब उनको यहाँ आना पड़ा तो गुरु भी बहुत दुखी हुए, मजबूरी में करें तो क्या करें। जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो अब यहाँ से जा ही रहा है, तब वहाँ इतना बड़ा नाम कर कि मुझे लगे कि मेरा एक शिष्य जाके मुंबई में बनारस का नाम कर रहा है। और संयोग देखो, उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा गाना है, जो अमिताभ बच्चन और उनके साथ जुड़ा हुआ है, खाई के पान बनारस वाला, तो वो आशीर्वाद। और तब पिताजी ने बाद में बोला कि गुरुजी मुझे हरबंस राय बच्चन बनाना चाहते थे, मगर हमारे नसीब में तो अमिताभ बच्चन लिखे थे। जी। तो मैं हरबंस राय बच्चन बनता कैसे? यहाँ मुझे आना था, अमिताभ बच्चन से वो संगम होना था, और डान बननी थी। जी। उसके बाद तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के मेरे ख्याल से 70% फिल्मों के गाने, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, शराबी, हेरा फेरी, खून पसीना, 2 और 2 5, याराना, अनगिनत फिल्में, और सबका म्यूजिक सुपरहिट रहा। बच्चन साहब के साथ उनकी सिंगल पिक्चर ऐसी नहीं है जिसका म्यूजिक सुपरहिट हो। जी। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला जो बंधा, और ये भाग्य ये भी देखो कि उनकी जब दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई तो वो पहली पिक्चर मैंने लिखी, वो पिक्चर थी मृत्युदाता मेहुल जी की। और वो गाना जो सबसे बड़ा हिट हुआ, नाना नाना नारे ना, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। कहीं ना कहीं बनारस, और एक बार अमिताभ बच्चन आए थे मेरे ऑटोबायोग्राफी के रिलीज पे, तो उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप समीर के हर कार्यक्रम में क्यों आते हैं, आपका इनसे क्या रिश्ता है? बोले नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। तो बोले आप आते क्यों हैं?
तो उन्होंने कहा मिट्टी से मिट्टी का रिश्ता है, मैं इलाहाबाद से हूँ, ये बनारस से हैं, जी तो हम कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं, जी काम हम भले कुछ भी करें। तो कहीं ना कहीं ये मेरी प्रॉब्लम, तो ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया गाने लिखना क्योंकि पिताजी के लहू से मुझे कविताएं मिली, जी वरना मैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना चाहता था, मैंने 2 दिन नौकरी भी की। जी मगर वो भाग्य जो आपको है ना, वो लेके होनी आपको चलती रहती है, आपको लेके आती है। तो बनारस, पिताजी, मैं और एक बेसिक बैकग्राउंड जो मैंने तुमको बताया मेरे परिवार का कि ये रहा है, और इस तरह से हम लोग वहाँ से निकल के इस कर्मभूमि तक आए और फिर यहीं बस गए, यहीं के होके रह गए। जबकि पिताजी की भी आखिरी तमन्ना थी और मैंने पूरी भी की कि मेरी अस्थि जो है वो गंगा में ही विसर्जित होगी। जी तो हमने संगम पे भी, वहाँ पे भी करवाया, बनारस भी लेके गए। तो वो लगाव मरते दम तक न उनका छूटा न मेरा छूटेगा। वो बनारस, वो गंगा, बाबा विश्वनाथ कहीं ना कहीं हमारे साथ रहे हैं। जी। और किस्मत की ही बात है, देखिए ना कि आपने डॉन का नाम लिया। डॉन में एक्चुअली में खई के पान बनारस वाला गाना था नहीं। जब एक ट्रायल हुआ तो उस ट्रायल में मनोज कुमार थे, जावेद, सलीम जावेद ने लिखी थी, वो भी थे। जी तो मनोज जी ने कहा कि यार ये पिक्चर बड़ी कमाल बनी है, क्योंकि चंद्रा बारोट जो थे उनके असिस्टेंट थे। जी तो बोले तूने पिक्चर बनी, सेकेंड हाफ बहुत ड्राई कर रहा है क्योंकि इंटरटेनमेंट है नहीं है और पूरा एक्शन ही एक्शन चल रहा है, तो एक कुछ न कुछ यहाँ गाना डाल दे। जावेद साहब को भी लगा, सलीम साहब को भी लगा, तो उन्होंने बोला कि अच्छा। तब पापा को बुलाया गया, मगर उनके जो कैमरामैन थे बेचारे, उन्होंने बोला यार अब रिलीज की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, कैसे गाना करेंगे, कब करेंगे। और बच्चन साहब को कहीं 3 दिन के बाद आउट ऑफ इंडिया जाना था। अच्छा। अब करें तो क्या करें। अब पिताजी को बुलाया गया, जावेद साहब ने बोला अनजान जी कुछ लिख दीजिए ऐसा। तो उनके मन में था ही, अमिताभ बच्चन के लिए जब भी लिखते थे, और इस पिक्चर में वो जो कैरेक्टर दूसरा है वो भैया कैरेक्टर है, वो यूपी का था। जी 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 जी। तो उनको लगा कि पहले तो उन्होंने गाना लिखा ही था, यह है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, मगर ये मौका लगा तो उनको लगा कि चलो यहाँ कुछ लिखते हैं। तो वो ये, और उनको मालूम था बनारस है तो पान और भांग, अगर ये 2 चीज़ें मिल जाएं तो कमाल हो जाएगा। लिखे कल्याण जी आनंद जी बोले यार अभी एक ऑलरेडी यूपी का गाना है और ये भांग पान ये सब कौन सुनेगा ये। तो जावेद साहब रिजिड हो गए, उन्होंने बोला नहीं कल्याण जी भाई गाना तो चाहिए। अच्छा भाई गाना हो गया, गाना बन गया। अब वो पता चला कि वो म्यूजिशियन ही अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या करें। तो बोले अब एक काम करो, जो म्यूजिशियन अवेलेबल है तो केवल रिदम सेक्शन लेके पूरा गाना रिकॉर्ड किया गया और 1 दिन के अंदर। अच्छा। तो बोले अब ये यूपी का कहाँ मिलेगी, यूपी को कहाँ जाएं शूट करने। तो उन्होंने बोला एक काम करो, बेस्ट जगह यूपी का अगर कल्चर दिखना है तो तबेले में ले चलो। हाँ। उन्होंने उठा के गोरेगांव जोगेश्वरी के एक तबेले में ले जाके गाना 1 दिन में, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, ठोक दिया कि कर दो यार, करना है कर करा जी। और वो गाना इतिहास हो गया पिक्चर में। आज अमिताभ बच्चन और डैडी का नाम आए और वो गाना नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से शुरुआत हुई डैडी की, और उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हिट पिक्चर ये बनी। जी। और क्या हिट बनी। और अरे उसके बाद तो मतलब सिलसिला बहुत रहा लंबा उसके चला। बारे में। ये अनजान नाम किसने उनको दिया और कैसे, उसकी क्या स्टोरी रही। सेम सवाल उनसे अमीन सयानी ने बोला था जी। उसके पीछे कहानी है कि उनका जब पहला एल्बम गया एलपी उनको बजाने के लिए जी। तो उसमें उन्होंने देखा गीतकार अनजान। हाँ। तो जब वो टेलीकास्ट किए तो उनको लगा कि इसमें कोई गीतकार मिला नहीं है, इन्होंने तो नाम लिखा नहीं इसलिए अनजान लिख दिया है। तो उन्होंने गीतकार का नाम ही नहीं लिया। अच्छा। तो पिताजी को लगा यार हमारा गाना बजाते हैं, मेरा नाम नहीं लेते। तो वो गए, उन्होंने बोला अमीन साहब आप मेरा नाम, अरे बोले अनजान सॉरी, मुझे तो लगा कि यार बोले ना कि अज्ञात अनजान कि कोई खाए नहीं, वैसे ही किसी का गाना था, फोक गाना था, डाल दिया। तो बोले यार अच्छा अब तुम आ ही गए हो तो मुझे बताओ तुमने अपना नाम अनजान क्यों रखा। जी। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आपको पता होना चाहिए कि अनजान का 2 मतलब होता है। एक अनजान का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता, अनजान आदमी बेचारा, उसको कुछ पता नहीं। एक अनजान का मतलब है जिसको कोई नहीं जानता, सारी दुनिया उससे अनजान है। और जब मैं मुंबई आया तो मेरा एक ही अप्रोच था कि मैं कुछ जानूं और कुछ लोग मुझे जाने।
तो मैंने ये सोच के ये नाम रखा कि यार अनजान नाम सबसे अच्छा यही रख लो। तो इस तरह से उन्होंने अपना नाम अनजान रख लिया। और ये तो एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट अलंकार में होता है ना, यमक अलंकार या हाँ, अनुप्रास yes, अलंकार, जिसमें एक ही वर्ड के दो मतलब दो होते हैं, मतलब तो दोनों मतलब यहाँ पे निकले। यहाँ निकले। अच्छा, पिताजी के साथ जब बम्बई आपका आना हुआ, आपका आगमन 1980 में शायद बम्बई आना आपका हुआ, शायद 22 साल 23 साल की उम्र रही होगी। सो किस तरीके से यहाँ आना एक आपके लिए एक प्रोसेस था, या पिताजी थे यहाँ पे, या वो आपके लिए आसान था? क्या आपकी जर्नी थी उस नहीं, समय? बड़ी दिलचस्प कहानी है। और विनीत, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में इसमें बात की भी है। असल में वो चाहते ही नहीं थे कि मैं गीतकार बनूं। अच्छा। शुरू से उन्होंने मुझे एक ही जुमला बोला था कि ज़िंदगी में कुछ भी करना, गीतकार बनने की कोशिश मत करना। अच्छा। और सचमुच मैंने कोशिश की भी नहीं। मैं शुरुआती, इसीलिए उन्होंने मुझे, जबकि मेरी रुझान जो थी आर्ट की तरफ थी, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कॉमर्स पढ़वाया ताकि ये लिटरेचर की तरफ बेंट नहीं होना चाहिए जी। और मैंने पढ़ा, फिर मैंने कॉमर्स किया, मैं एमकॉम किया। फिर उन्होंने बोला था या तो तुम सीए बन जाओ, नौकरी बैंक में कर लो, या बिजनेस करो, मगर इधर मत आना। तो उसी लिए मैंने बैंक में अप्लाई किया और मैं नौकरी लग भी गई। मगर बोले ना कि होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, तो होनी तो कुछ और थी। दूसरे दिन जब मैं बैंक के टेबल पे बैठा तो अंदर से एक आवाज़ आई कि समीर, ये तुम्हारी मंजिल मकसूद नहीं है, तुम गलत जगह जा रहे हो और यहाँ से निकलो, नहीं तो बहुत पछताओगे। और विनीत, मैंने हमेशा दिल की सुनी, मैंने कभी दिमाग से काम लिया ही नहीं। जी। और एक रात का फैसला था, मैंने अपनी माँ से 500 रुपया लिया और 5 अप्रैल 1980 को मैंने काशी एक्सप्रेस पकड़ी और 6 तारीख को मुंबई की सरजमीन पे पहुंच गया। अच्छा, आ गया। अब मुझे पता था कि अगर पिताजी को पता चलेगा तो नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, अब मुझे रखेंगे, भगा देंगे। और मैं बहुत ज़िद्दी किस्म का आदमी था। मैंने बोला नहीं, मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं। मैं जब तक ये प्रूफ नहीं कर देता हूँ कि मैं भी बन सकता हूँ गीतकार, तब तक उनसे नहीं मिलूँगा। खैर, वो एक सिलसिला चला। मैं बालवनी में चाल में रहता था, बहुत दुख झेले, बड़े मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू वहाँ पहुँचा, कैसे कैसे करके। फिर जंग शुरू हुई, फिर मैंने ट्यूशन्स शुरू किए, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ट्यूशन पढ़ाता था मैं। उस ज़माने में एक मैगजीन आती थी माधुरी जी। उसमें मैं, विनोद तिवारी जी उसके एडिटर हुआ करते थे, तो मैं आर्टिकल लिखता था। ऐसे करके जीवन आगे बढ़ाता गया और मैंने मैगजीन में आर्टिकल इसलिए लिखना शुरू किया, कम से कम फिल्म वालों से कहीं से कनेक्ट हो। तो जहाँ जाता था उनको कुछ कविताएं सुना देता था। मैंने ज़िंदगी में सबसे पहला इंटरव्यू किया था शक्ति कपूर का। अच्छा। फिर लीला मिश्रा, अभी शशि कपूर भाई, बहुत लोगों का, मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता किसका, और उनको सुनाऊं तो वो लोग बोले कि यार देखो, अभी हम तो एक्टर, हमको पता नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर से तुम मिलो। हाँ। तो ऐसे कर करके मैं उनके साथ संपर्क बना रहा था। तब तक पिताजी को कहीं से खबर लग गई कि मैं शहर में हूँ। खबर क्या लग गई, मेरी माँ ने खत लिख दिया। तब उन्होंने मेरे किसी रिश्तेदार के थ्रू मुझे बुलवाया और बैठे राउंड द टेबल, बोले कि मेरे मना करने के बावजूद आप यहाँ आए। कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, आपको अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी है जी। मगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको उसके जवाब देने होंगे। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए, तो उनको लगा कि नहीं, इसमें कुछ है। तब उन्होंने बोला कि अभी बोरिया बिस्तर वहाँ से उठाओ और आ जाओ। तो पिताजी रहते थे किंग्स अपार्टमेंट में, जो महेश लंच होम के पीछे बिल्डिंग है, अभी भी है, जुहू पे। फिर एक बार जब उनके साथ ज्वाइन हुआ तो फिर तो उन्होंने बोला कि अभी 5-6 महीना लिखना पढ़ना बंद करो, पहले मेरे साथ आओ और समझो कि गीतकार और कवि में फ़र्क क्या है। सही बात है। ये अलग दुनिया है, ये वो विधा नहीं है जिस विधा में तुम काम करते हो, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। अब वहाँ से मैंने कम से कम 50-100 सिटिंग्स उनके साथ की होगी, और हर सिटिंग में केवल ये ऑब्जर्व करना था कि डायरेक्टर नरेट कैसे करता है, वो सिचुएशन कैसे बताता है, उसको आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, ट्यून पे गाना कैसे लिखते हैं, और क्या उनके माइंड को रीड कैसे किया जाता है। आप केवल राइटर नहीं हो, आपको एक डॉक्टर बनना पड़ता है डायग्नोसिस करने के लिए
कि आप डेविड धवन के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखना होगा, करण जौहर के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, बी.आर. चोपड़ा के यहाँ लिख रहे हैं तो क्या। तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी उन दरमियान जी। और वो हमेशा बोलते थे कि उस सिचुएशन पे एक गाना मैं लिखूंगा और तुम भी लिखो। अच्छा। जिस दिन तुम्हारा मुखड़ा पास हो गया मैं सुनाऊंगा अपने नाम से, क्योंकि तुम्हारे नाम से सुनाऊंगा तो पहले ही कैंसिल कर देंगे वो लोग। और वही मुझे लगा 6 महीना वो एक गाना पास करवा। और जब मेरा फेल होता था तो आके बताते थे कि देखो मेरा पास इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस सिचुएशन को जिया, तुमने बस ऐसे ही लिख दिया। तो ऐसे कर करके करते करते वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान। तो वहाँ से रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ऐसे कर करके जीवन का सफ़र आगे बढ़ा। और फिर जब उनको लगा कि नहीं अभी तुम, जब उन्होंने बोला देखो बेटा तुमको पर दे दिया है मैंने, आसमान खुला है, उड़ान तुम्हारी है, अब भरो जहाँ तक जा सकते हो। बड़ा भाग्यशाली रहा कि उनके जीते जी मेरी सफलता उन्होंने देखी। अपने जीवन का पहला अवार्ड फिल्म फेयर मैंने उनके हाथ से लिया। तो ही वॉज मतलब आई थिंक वेरी सेटिस्फाइड फादर। और उनको फ़क्र हुआ इस बात का कि वह बेटा जो है मेरे नाम को आगे, मेरी विरासत को आगे लेके जाएगा। जी। अनजान जी पहले अनजान थे इस बात को लेके कि आप बम्बई में हैं जी, बट वो जाने से पहले ये अनजान नहीं थे कि उनका बेटा यहाँ पे जाना पहचाना जाने लगा। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है जी। मतलब अपने आप में एक फादर के लिए कितनी अमेजिंग चीज़ है। बिकॉज बाप हर बाप को लगता है बेटा यही एक बाप ही एक ऐसी शख्सियत है जो अपने से आगे अपने बच्चे को जाते हुए देखना चाहता है। बिल्कुल 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 और सही बात है। या और आपकी जो शुरुआत हुई, बिकॉज आगे तो जर्नी है, जो शुरुआत हुई वो फिल्म बेखबर जी से आपकी शुरुआत हुई। असल में अभी तुम चूंकि बनारस से हो, हमारी मातृभूमि से हो, जी। शुरुआत जो हुई, पहले मैं जब संघर्ष करता रहा तो हिंदी फिल्मों में तो मिला नहीं, एक भोजपुरी फिल्म में मुझे मौका मिल गया। अच्छा। और आनंद मिलिंद के पिता जो भोजपुरी फिल्मों के मसीहा हैं चित्रगुप्त जी, गंगा मैया तुम्हें प्यारी चढ़ाइबों से लेके सारी फिल्में उन्होंने की हैं। हाँ। उनका साथ कहीं से हो गया था, तो उनकी संगत की वजह से मैंने एक पहली जो भोजपुरी फिल्म की जिसका नाम था बैरी सावन। हाँ, और उसमें पहला गाना वो लिखा था मैंने कि मार के कटारी मर जइबो अटरिया ना चढ़बो राजा। वहाँ से असल में शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत मैंने 117 भोजपुरी गाने लिखे। उसके बाद मुझे बेखबर मिली जो उषा खन्ना जी म्यूजिक डायरेक्टर थी, और वहाँ से फिर हिंदी फिल्मों की शुरुआत हुई। बट समीर जी इतना बड़ा मतलब इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज का पतन किस तरीके से हुआ वहाँ? अरे बाप रे, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अब तो ऐसा लगता है कि हम उस भाषा में क्यों पैदा हुए, इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया है। बीच में मुझे एक एक्टर मिला भी, मैंने बोला बेटा क्या कर रहे हो, मतलब यार ऐसा, आज आप मराठी सिनेमा देखो, आप गुजराती, कितना अच्छा वो लोग अपने, तुम लोग किस लिए, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है यार जी। कहीं तो अपने मर्यादा के दायरे में तो रहो। हमने बोला तुम कभी गंगा मैया तुम्हें प्यारी चढ़ाइबो देख लोगे न जिस दिन, और उसके गाना उसका सुनना, हे गंगा मैया तुम्हें प्यारी चढ़ाइबो सैया से कैदा मिलनवा हेरा, गंगा नहाइब सूरज पैया लाग आइब, और वो सुनवा के पिंजरा में बंद भैनी हाय राम चिरई के जियरा उदास। हमने बोला बना के देखो, ये जो तुम वल्गैरिटी कर रहे हो उससे 1000 गुना बेहतर बिजनेस करेगी जी। तुम अच्छा ये जो कर रहे हो, ये पीढ़ी बूढ़ी तुम्हारे आने वाले बच्चे देख के क्या सोचेंगे कि हमारे पिता ने क्या काम किया यार। और किशोर दा ने गाया के समझाई के राके समझाई। अरे अमिताभ बच्चन ने काम किया भाई, हमारे यहाँ तो जब जब मौका मिला हमारे लोगों को उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत, और आज भी सरकार से लेके सब, मगर आप बना क्या रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुखद है, बहुत दुखद, बहुत। क्योंकि हम लोग बचपन में बनारस और गाजीपुर जाते थे तो हमको पीछे टेप में सुनाई देता था गाना, ए डॉक्टर बाबू बताई दवाई। मतलब आप ये हमने ये सुना है, मैंने मेरे बचपन में ये सारे मेरा गाना है जो तुम एग्जाम्पल बताइए मेरे को, मैं पूछने वाला था लेकिन मुझे इतना पसंद था ये गाना कि मुझे ना कभी भी ऐसा हो तो मतलब मेरी मौसी कभी भी डांस करना हो किसी भी शादी में तो ये गाना लगता था और हम लोग सभी लोग इस पे डांस करते थे। और कितना
कितना ब्यूटीफुल गाना है अरे मतलब। बेटा, डैडी ने वो इतना हिस्टोरिकल गाना लिखा है, गोरकी पतरकी रे हाँ, गोरकी मारे पतर- गुरेलवा जरा उड़ उड़ जाए। बाप रे बाप रे बाप रे, मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो खैर मुझे लगता है कि वो दौर भी वापस से कोई ना कोई यूपी में शुरू करेगा वापस से, because बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, बिकॉज 100% और वो जो दिलचस्पी है ना वो कहीं खत्म हो गई है। वो जिसको जितना डिमीन कर दिया है ना, लिखाई डिमीन हो गई है, गिरावट की तरफ बढ़ गए हैं कितना एकदम। गिरेंगे, बहुत बहुत, इससे ज्यादा तब कुछ बचा ही नहीं। बचा ही नहीं है गिरने के लिए, तो इससे ज्यादा गिरेंगे भी क्या। बट उसके बाद जो आपका ये जो दौर शुरू हुआ यहाँ से, वहां से आई एम श्योर कि उसके बाद स्ट्रगल रहा होगा, बिकॉज इतना आसान नहीं है। छोटा मोटा स्ट्रगल नहीं रहा विनीत। उसके बाद 9 साल 9 साल 80s में मैं आया और 90 में पहली दिल हिट हुई। दिल, तो बीइंग अ सक्सेसफुल फादर सन भी मुझे 10 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी। तो मैं उस दिन ये मान गया कि देखो, बिना संघर्ष के तो उपलब्धि है ही नहीं। आप किसी के बेटे हो, जी चाहे आप अमिताभ बच्चन के बेटे हो कि अनजान के बेटे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी, ये इंडस्ट्री जब तक आपको आजमाती नहीं, आपको देती नहीं। बिल्कुल और वो आजमाइश जरूरी भी है, बिल्कुल। क्योंकि जिनको फ्लुक से मिल जाती है कोई चीज़, उनका करियर वो ख़त्म भी उतनी जल्दी होता है। बिल्कुल तकलीफ बहुत होती है, आजमाइश के दौर को जीना बड़ा मुश्किल है, मगर जो जी गया ना, फिर वो लंबे सफ़र का मुसाफिर हो जाता है। तो और पिताजी ने जीवन में किसी से मेरे काम के लिए नहीं रिक्वेस्ट की, बल्कि एक दिन एक प्रोड्यूसर ने आके पूछा कि अनजान जी आपका बेटा कैसा लिखता है। तो उन्होंने बोला बहुत खराब लिखता है। उन्होंने बोला तुम अजीब आदमी हो यार, बाप हो के बेटे। बोला तुम अजीब आदमी हो, बाप से बेटे के बारे में पूछ रहे हो। अरे वो कैसा लिखता है तुम लिख के खुद देख लो भाई। तुमको इतनी अक्ल नहीं है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरा बेटा कैसा लिखता है। ये एकदम बनारसी मूवमेंट वाला वो है कि बनारसी मतलब मूवमेंट, वो कहते हैं ना उसको, कटाक्ष मारना भी हो तो इस तरीके से कटाक्ष मारना होगी, बिल्कुल अच्छी तरह से। सो वो तो खैर आपका स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल तो सभी लोग उस लेवल का करते हैं कि वो उसके बारे में बात मुझे तो रेलेवेंट भी नहीं लगता है, बिकॉज वो तो आप तभी जान पाओगे जब आपका सक्सेस शुरू होता है। और आपने जैसा बताया कि करत करत अभ्यास के जो मामला है आपकी, हालांकि दिल जहाँ तक मुझे याद है, ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, और बहुत ही आइकॉनिक फिल्म थी उनके करियर में भी, मतलब आमिर खान के भी करियर में। सो ये जो पूरा जो इनिशियल जो, बिकॉज मेरे ख्याल से आमिर ही वाज अ वंडर बॉय दैट उस समय मेरे ख्याल से सलमान खान और किसी का आगमन हुआ नहीं था दिल से पहले। करेक्ट। उसके बाद ये सब फिल्में आई हैं। करेक्ट करेक्ट। सो आमिर खान के लिए स्पेसिफिकली आपको लिखना है, और किस तरीके के उनके, जिस तरीके का उनका एक्टिंग का प्रोसेस होता है उस तरीके से गाने लिखे जाते थे या कैसे होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो आमिर से दोस्ती भी बहुत हो गई थी, क्योंकि हम लोग जब उस ज़माने में स्ट्रगल भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मिलना जुलना बहुत होता था जी। क्योंकि नासिर हुसैन साहब ने, जब उनके बेटे ने बोला उनसे कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मंसूर खान जी, उन्होंने बोला भाई मैं तुमको डायरेक्टर इसलिए नहीं बनाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो, जी, यू हैव टू प्रूव कि तुमको काम आता है। जी, ठीक है भाई, तुम एक वीडियो फिल्म बनाओ, मैं उसको देखूंगा उसके बाद। तो मंसूर ने एक वीडियो फिल्म बनाई जिसका नाम रखा था अम्बर्टो, और बांद्रा के वो क्रिश्चियन एरिया में इधर उधर जाके पूरी पिक्चर शूट की। तो उसमें एक गाने की ज़रूरत थी, तो आनंद मिलिंद से दोस्ती थी, तो उसने बोला यार आनंद मिलिंद आ जाओ, एक गाना बना दो जी। फिर मैंने गाना लिखा उसमें। अब उसमें फिर आमिर उस वक्त दोस्त थे, क्योंकि वो रिलेटिव है, नासिर हुसैन और ताहिर हुसैन भाई थे चचे, और आमिर का मंसूर से दोस्ती भी थी। तो उन्होंने, वो तो किसी और को लेके बनाई थी फिल्म, नए बच्चे को। उन्होंने जब देखी तो उनको बड़ी पसंद आई नासिर साहब को, तो उन्होंने बोला हाँ चलो अब प्लान करते हैं जी। तो बोले हीरो किसको लें? तो उन्होंने बोला पापा अब कहाँ ढूंढने जाएंगे, आमिर को ले लेते हैं जी। तो देखा अच्छा लड़का था, लोना पोना, तो उन्होंने बोला चलो। तो वहाँ से क्या हुआ, फिर जब हम लोग वो पिक्चर बना रहे थे ना, मतलब वीडियो, तो रोज़ शाम को मंसूर के बंगले पे मैं, आमिर, आनंद मिलिंद, मंसूर बैठ के बियर पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं जी। तो बड़ा याराना हो गया था एक दूसरे के साथ जी। तो आमिर के लिए मुझे कुछ खास स्पेशल आमिर के लिए लिखना है ये कहीं जहन में आता नहीं था जी। ऐसा लगा कि यार एक कहानी में एक लड़का है, रोमांटिक लड़का है, उसके लिए गाना लिखना है।
तो कयामत से कयामत तक में तो मेरे गाने नहीं थे, जी उसमें मजरू साहब थे। जी जबकि मंसूर ने बड़ी लड़ाई की थी मुझे लेने के लिए, बट नासिर साहब ने बोला देख मेरे यहाँ 2 ही लोगों ने काम किया, मजरू सुल्तानपुरी और आर डी बर्मन, जी तो एक तुम्हारा होगा, एक हमारा होगा। करेक्ट। तो उन्होंने बोला था फिर मुझे म्यूजिक डायरेक्टर एटलीस्ट दे दो, तो आनंद मिलिंद तो आ गए, बट मेरा नाम कट गया और मजरू साहब आए। मगर जब आमिर की ये दूसरी शुरू हुई दिल, तब उसने बोला कि नहीं यार अभी आते हैं फिर सबके सब। इंद्र कुमार डायरेक्टर, यस। तो वहाँ से फिर साथ शुरू हुआ और ये सारे लोग, सलमान, मैं और ये शाहरुख खान, ये पूरी पीढ़ी जवान हो रही थी और सब स्ट्रगल कर करके आगे आ रहे थे। और 89 खास करके 89-90 का वो जो दौर था उसमें शायद एक अगली पीढ़ी, बिकॉज जहाँ तक आपने जैसे 4 जनरेशन की बात की, 45 साल के करियर में आपने जैसे 4 जनरेशन देखे, हर 10 साल में एक जनरेशन पनपती है, इंडस्ट्री का इवॉल्वमेंट होता है। सो 88 भी उसी इवॉल्वमेंट का नाम था। यस, नो डाउट। जहाँ पे अक्षय कुमार, सारे लोग, सलमान, आमिर, सब। और एक उस जमाने की ही वन ऑफ द बिगेस्ट हिट और जिसने तहलका मचा दिया और आपके नाम को घर घर तक पहुंचा दिया, वो थी फिल्म आशिकी जी। और आशिकी एक फर्स्ट, क्योंकि पहले ज़माने में शायद म्यूज़िकल वगैरह बना करते थे और ये थोड़ी सी मुख्तलिफ थी फिल्म उस ज़माने के हिसाब से, कि भाई एक फिल्म जिसके अंदर इतने गाने होंगे, मतलब एक तरीके की, मतलब एल्बम उसका इतना बड़ा था। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने सुनी भी हैं कि टी सीरीज़ ने कैसे वो फिल्म को वो किया, उसके बारे में ज़रा बताइए कि वो किस तरीके से प्रोसेस पूरा हुआ लिखने का। हुआ क्या विनीत, हम एक पिक्चर कर रहे थे जिसका नाम था इलाका जी। उसमें गाना गाने अनुराधा पौडवाल आई। तो अनुराधा ने गाना सुना, उनको बहुत पसंद आया और नदीम श्रवण के स्ट्रगल का दौर चल रहा था जी। तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग गुलशन जी से क्यों नहीं मिलते जी। हमारी म्यूजिक कंपनी है और गुलशन जी बहुत काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि दीदी हम तो जानते ही नहीं, उनको कैसे मिलेंगे। जी। बोले आप लोग कल आइए, मैं उनसे मिलवाती हूँ। आ गए भाई, मैं तो लिख चुका था दिल तब तक। तो बोले आइए, गए सब लोग, हम लोग मिलने गए। तो उन्होंने बोला देखो भैया अभी मैं फिल्म तो नहीं बना रहा हूँ, मगर मैं एक म्यूजिक बैंक क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें तमाम म्यूजिक डायरेक्टरों से मैं बोल रहा हूँ आप मुझे प्राइवेट गाने बना के दो और मैं एक म्यूजिक बैंक बनाऊंगा और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बुला के सुनाऊंगा कि आप ये हमारे गाने, अगर आप चाहते हैं कि आपका म्यूजिक मैं लूँ तो मेरे ये गाने जो बनवाए हो उसमें से आप गाने ले लो और मैं आपकी पिक्चर खरीद लूँगा। ओके भाई। तो उन्होंने बोला आप एक एल्बम बनाइए। तो एल्बम बनाए तो एल्बम का टाइटल क्या होगा? तो नदीम ने बोला कि सर इसका टाइटल रखते हैं चाहत। बोले वेरी गुड, अच्छा टाइटल है, चलिए। तो मैंने पहला गाना लिखा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। तेरी चाहत। अब वहाँ से ये गानों के, प्राइवेट गानों का सिलसिला शुरू हुआ। हम लोग मुखड़े बनाते गए, उनको सुनाते गए। 3-4 गाने रिकॉर्ड हो गए। अच्छा। लकली उस वक़्त महेश भट्ट आए, इसी तलाश में कि हमको कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना है जी। तो गए, तो लकली उन्होंने यही एल्बम पहले उनको सुना दिया। तो उन्होंने बोला बस गुलशन जी ये 4 गाने आप रख दो, अब मैं इन गानों के ऊपर एक कहानी क्रिएट करूंगा। मुझे ये गाने इतने पसंद आ गए हैं कि मैं इस पे एक कहानी लिखूंगा जी। अब उन्होंने कहानी लिखी और उसका टाइटल रखा आशिकी। अब उसके बाद फिर हम लोगों को बुलावा है कि भाई तो पिक्चर शुरू हो रही है, तो आप लोग महेश जी से मिलिए और आगे के गाने करिए। तो फिर मैंने वो गाना सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ और म्यूजिक कंप्लीट हुआ। देखिए अब आपने खुद कहा कि ये इतना बड़ा इतिहास जुड़ गया मेरे नाम के साथ आशिकी का, और वो म्यूजिक मतलब रातों रात हम लोगों को स्टार बना दिया जी। हुआ क्या, ये सब होने के बाद, पिक्चर बनने के बाद गुलशन जी का सडन फ़ोन आता है कि भैया एक पिक्चर मैं रिलीज नहीं करूँगा। अच्छा। क्योंकि जितने डिस्ट्रीब्यूटर आए उनकी ओपिनियन है कि ये फिल्म का म्यूजिक नहीं लगता, ये प्राइवेट एल्बम का लगता है। गुलशन जी इसको प्राइवेट एल्बम में रिलीज़ करिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जी। अरे मैंने बोला यार तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा।
तो हम लोग भागे महेश जी के पास। महेश जी, यार बड़ी लंबी कहानी है। हाँ। तो महेश जी ने उनको बोला कि मैं तुमको राइटिंग में देता हूँ कि तुम्हारे म्यूजिक कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा हिट म्यूजिक है गुलशन, ये गलती मत करो। और जब उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस देखा तब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपको अगर भरोसा है तो एक और प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी है। पिक्चर तो मैं रिलीज करूँगा जी। कि ये हीरो हीरोइन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, इसका हाँ। क्या करें। हाँ। तो उन्होंने बोला चल उसका भी रास्ता निकाला मैंने। पहला पोस्टर निकाल, उसमें उनके चेहरे पे मैं कोट डाल देता, उनको दिखाई मत, अरे बाप रे। और म्यूजिक गर्म कर दे। एक बार म्यूजिक हिट हो गया फिर हम निकाले, जब उनका हटाएंगे तो फिर लोग देखो कैसे हीरो उनके पीछे पागल। जी। और जो अभी लेजेंडरी पोस्टर हो गया, आज जब भी आशिकी बनती है तो वही पोस्टर वही बनता पोस्टर है, और उसके पीछे की कहानी ये है। बताइए। और मगर गुलशन जी को मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने बोला था कि महेश जी मैं इसकी ऐसी पब्लिसिटी करूँगा ना। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आप बाथरूम में जाएंगे आपको आशिकी दिखेगी, आप साड़ी खरीदेंगे आशिकी दिखेगी, आप कंगन खरीदेंगे आशिकी, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएंगे आशिकी के सिवा आप कुछ नज़र नहीं आने वाला। और उसके बाद जो हुआ, दैट रेस्ट इज हिस्ट्री। अमेजिंग। मतलब उससे बड़ा इतिहास में उस दौरान खास करके एक डार्केस्ट ईरा था म्यूजिक का। अगर आप देखने जाएं तो 80 के बाद 85 के बाद कुछ ऐसा खास नहीं थी। एक्शन फिल्में वगैरह बन रही थी, बहुत खराब म्यूजिक था, बहुत बहुत खराब था। लेकिन ये दौर ने मतलब म्यूजिक को वापस खड़ा कर पूरा 20 साल म्यूजिक को ही डेडिकेट हो गया ना पूरा। इसीलिए बोलते हैं 70 या 90 इज द गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक। करेक्ट। एंड वी आर द लकीएस्ट कि वो एक एरा जीने का हमको मौका मिल गया। जी। और इस एल्बम की और इस पिक्चर की सबसे बड़ी हिट जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, नज़र के सामने जिगर के पास, तो ये जो एक बड़ा वो है ना कि एक बड़ा क्लीशे है, और लिखने में ना ये बड़ा वो है कि हम बोलते हैं ना भाई तुम मेरे नज़र के सामने रहो, हमारे जिगर के पास रहो। सो ये जो हुक आप जो लाते थे वो किस तरीके से सामान्य जनता के लिए कैसे? क्या होता है ना विनीत, जब मैं बनारस से निकला ना जी, तो मैं सबसे बड़ा मुरीद था आनंद बख्शी के गानों का। जी। और मैं उन गानों को सुन के बड़ा हुआ था कि ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी। तो मुझे लगा यार लिखो तो ऐसा, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देख के जी रहे हैं सभी। हाँ। और तुमने काजल लगाया, दिन में रात हो गई, छुप गए सारे नज़ारे, वो क्या बात हो गई। तो हमने बोला मुझे ऐसा कुछ ईश्वर वरदान दे दे कि मैं ऐसा कुछ लिखूं। और मैं उनके एक एक गाने हजारों बार सुनता था और तब उस वैसा लिखने की कोशिश करता था। जी। अब उन्होंने गाना लिखा, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, जी। तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए। तो मैंने बोला यार अगर मुझे लिखना तो मैं इसका उल्टा लिखूंगा कि ना बिंदिया चमकेगी ना चूड़ी खनकेगी, तू जब तक ना बोलेगा। तो ऐसे कर 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 के मैंने लिखना सीखा। तो मैं ये कसम खा के आया था कि मैं जब लिखूंगा तो मैं आम आदमी की बोलचाल की भाषा लिखूंगा। जिस भाषा में एक ऑटो वाला बात करता है, जिस भाषा में एक पान के दुकान चलाने वाला बात करता है। एंड उस जमाने में जब मैं आया तो सारे लेजेंडरी राइटर थे। मजरू साहब थे, डैडी थे, इंदिवर जी थे, आनंद बख्शी थे, वर्मा मलिक, ये सारे टॉप क्लास के राइटर। उसमें बीच में मेरी एंट्री, वो कैसे मैं उस दायरे से निकल के बाहर आया वो मेरा कलेजा जानता है जी। मगर जो दो चीजें मैंने पकड़ी थी, एक तो वो सिंपल राइटिंग, दूसरी यूथ की नब्ज पकड़ ली थी क्योंकि मैंने जिया वही था जी। तो वो ऐसा नहीं था कि मैं बख्शी से या मजरू साहब से बेहतर लिखता था, मगर नहीं, उस जनरेशन की आइडेंटिफिकेशन मुझसे हो गई कि यार ये अब मेरा राइटर आया, इसको पकड़ो। और मैं तुमको कई बार मैं बोल चुका हूँ कि मैं तुमको, मेरी बात छोड़ो, जो हम जिनको हम लेजेंडरी बोलते हैं, शैलेंद्र साहिर, राजेंद्र कृष्ण, मजरू साहब, आनंद बख्शी, इन्होंने जब फिल्मों में लिखा तो क्या लिखा। शैलेंद्र ने लिखा तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम। इससे आसान क्या होगा यार। मजरू साहब लिखते हैं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी। साहिर साहब लिखते हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो आप अगर जिस मीडियम में काम करते हैं, अगर उस मीडियम की भाषा को नहीं समझेंगे तो आप सफल होना आपका इम्पॉसिबल है। यहाँ आप कोई लिटरेचर झाड़ने नहीं आए हैं, आप यहाँ कॉमन आदमी की बात करो, कॉमन आदमी के जज्बे की बात करो, तो देखो कैसे नहीं पकड़ेगा गाना वो। तो दैट वाज द रीजन मैंने सिंप्लिसिटी को हमेशा पकड़ा। तुम कोई भी मेरा गाना उठा लो,
जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। खत्म हुई बात, आगे चलो। बस मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, जी पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से खत्म हो। जी तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जी और जो भी लिखो, पहली शर्त तो यह है कि उसको जियो। अगर बिना जिए लिखोगे तो फेक लगेगा। जी अच्छा, और अगर जी के लिखोगे ना तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले को वहीं जाके होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने रूह से लिखा ही नहीं, आप दिमाग से लिखोगे तो दिमाग तक खत्म, जो आजकल हो रहा है जी वहां जाके खत्म हो जाएंगी चीजें। आप कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक दवा मैं दे रहा हूं और दवा से उस आदमी की बीमारी नहीं ठीक होगी, क्यों तुम्हारी दवा लेगा भाई? वो जी दवा वो है जो लेते ही उसकी बीमारी दूर हो। जी गाना वो कि वो सुने और तुरंत उसकी गर्लफ्रेंड को या उसकी तन्हाई को या उसके दर्द को बांट सके। जी गाना सुन रहा है, गाना सुनने पे उसका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। सही बात। आज भी जब हम कभी घर से निकलते हैं और पीछे वो गाना बज गया कि चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, आंख भर आती है कि यार चिट्ठी आई है, आज भी सुनो तो रोना आता है। तो ये तासीर पहले अपने अंदर पैदा करो, उसके बाद इंडस्ट्री में आने की कोशिश करो। जी कुछ भी लिख के तुम चाहोगे कि नहीं, वो नहीं हो पाएगा। और पुराने लोगों को अगर आप देखें, मतलब अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, आप डॉन में खई के पान बनारस वाला लें, या फिर लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, ये सब क्या है? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। तो इसीलिए मेरी भाषा हमेशा सिंपल रही और इसीलिए लोगों की जुबान पे वो भाषा आई भी। जी। सो 2 और 2 5 भी अनजान साहब ने लिखी थी। हाँ, मतलब मेरा तो उसका वो तूने मुझे जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे आगे पीछे भागे किसमें है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, मेरे से टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम कितना ब्यूटीफुल है। इस फिल्म में आशिकी पे वापस आते हैं कि इस फिल्म ने कुमार सानू, नदीम श्रवण, आप और बाकी के जो म्यूजिक के जितना भी सेटअप था उनको ओवरनाइट सेंसेशन बनाया। कहानी से ज्यादा ऑनेस्टली आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ द म्यूजिक दैट फिल्म हैज डन वंडर्स? नो डाउट अबाउट। मैंने वो मंजर भी देखा है विनीत की लोग पिक्चर देखने आते थे, एक गाना देखे बाहर निकल के पान बीड़ी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे दूसरा गाना आया घुस जाए। तो म्यूजिक वो पिक्चर में सबसे बड़ा जो हीरो था वो म्यूजिक था जी। उस पिक्चर से म्यूजिक निकाल दो जीरो हो जाती पिक्चर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो भी फिल्में आप चाहे संगम ले लो, चाहे साजन ले लो, कुछ कुछ होता है, ये जो लेजेंडरी फिल्में रही हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले लो, इन फिल्मों से आप म्यूजिक निकाल दो, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो आशिकी में आप ये बोल ही नहीं सकते कि भैया वो पिक्चर केवल कहानी से चली या केवल परफॉर्मेंस से चली, ना 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 ना, ना। म्यूजिक, और इसीलिए म्यूजिक सेंसेशन हुआ और वो म्यूजिक से जुड़े तमाम लोग स्टार बन भी गए उसी एक ही फिल्म से। और कहानी तो क्या है कि एस्टैब्लिश नहीं थे ये एक्टर ना, और गाने ने फिर आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा बन गया, क्योंकि अब लोग आपको एस्टैब्लिश एक्टर्स के लिए गाना गवाने लगे। विनीत, कयामत से कयामत तक में कौन एस्टेब्लिश था? न तो आमिर, न जूही, आनंद मिलिंद को इतना नाम उस पिक्चर से मिला बिकॉज अब पापा कहते हैं की वजह से आमिर खान स्टार बने ना भाई। आमिर खान की वजह से थोड़ी पापा कहते हैं चला था। जी जी जी। तो ये चीज समझनी पड़ेगी ना, और अभी से नहीं, ये सदियों से यही होता आ रहा है जी। लोग अब जाके जब ये सत्यानाश किया पूरी फिल्म मेकिंग का, और ये जो डिटोरेशन आया है उसका रीजन है क्योंकि म्यूजिक को इन्होंने दरकिनार कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी मुसीबत है OTT, माँ बहन की गाली के अलावा और केवल सेक्स और क्राइम के अलावा वो कुछ बेच ही नहीं रहे। तो आप तो वही जो भोजपुरी की बात की ना, तुम रूट से हट गए ना, और आपको पता है कि यहाँ की जो आवाम है ना वो बहुत इमोशनल है। वो चलो एक आध गाना आप मस्ती के मूड में कुछ कर लो, ठीक है, बट उनको चाहिए गीजा जो उनका अंदर, उनकी जो रूह को सुकून देना। जब तक वो म्यूजिक आप दोगे नहीं, वो पिक्चर देखने जाएंगे नहीं नहीं। और वही चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। आज भी अगर अच्छा म्यूजिक है तो ही फिल्म सक्सेसफुल होती है, नहीं तो नहीं है। नहीं, आप आशिकी 2 चली थी, उसका सबसे बड़ा हाथ म्यूजिक का ही था। बिल्कुल। मैंने तो एक बार श्याम बेनेगल जी से ये पूछा, मेरे को तो बड़ी क्यूरोसिटी थी कि इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे बनी।
तो उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकली जब मूक फिल्में बना करती थी तो उससे पहले नाटक हुआ करते थे, और नाटक के बीच बीच में कभी कोई गाना गाने आ जाता था, कभी कोई डांस करने आ जाता था। लेकिन जब फिल्में बननी शुरू हुई तो वही फॉर्मेट वो फिल्मों में ले आए। तो मतलब गाने का नहीं, और हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना, जन्म से मृत्यु तक म्यूजिक ही म्यूजिक है ना। बिल्कुल। कोई ऐसा ओकेजन या फंक्शन हमारे यहाँ नहीं होता जिसमें म्यूजिक नहीं हो। सबसे कमाल की बात है कि मौत पे भी म्यूजिक है। बोलते हैं ना, दुख की घड़ी में आदमी गाता नहीं, हमारे यहाँ म्यूजिक है उसके, दुख के गाने हैं। और बनारस में तो गाली होती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं म्यूजिक को आप दरकिनार नहीं कर सकते। जी जी। उसके बाद एक और आइकॉनिक, क्योंकि संजय दत्त, साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, नदीम श्रवण, तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन आप लोगों का जो इस तरीके का गाना, बिकॉज ज़्यादा प्रेशर भी शायद आपके ऊपर आया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि इतने सालों बाद सक्सेस ने कदम चूमने शुरू किए और प्रेशर भी, लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ फिर इस तरीके की कहानी में फिर ट्यूनिंग भी हो जाती है शायद, क्योंकि नदीम श्रवण जी के साथ आपकी ट्यूनिंग उस तरीके से हुई। साजन एल्बम अपने आप में एक बहुत बड़ी एल्बम थी, जिसमें संजय दत्त को एक अलग रंग दिया गया। एंड क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉरेंस डिसूजा आए थे और उन्होंने इस बारे में काफ़ी बातें की। नदीम श्रवण से वो म्यूज़िक जो है वो लास्ट में ख़रीदा गया, लिया गया, मतलब उससे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल करने वाले थे, और वो उनको, उनके दोस्ती होने के बाद भी डेट्स नहीं मिल रही थी। वो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा था। तो ये साजन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और उस प्रोसेस में किस तरीके से गाने लिखे गए साजन के? मुझे याद है, लक्ष्मीकांत क्या मैं बैठा हुआ था, वो सुधाकर बोकाड़े जो उसके प्रोड्यूसर थे जी, वो आए थे लक्ष्मी जी क्या सेटिंग करने। जी, उनके सेटिंग का टाइम हो गया था। लक्ष्मी जी को भी पता नहीं था कि अभी कोई और बीच में आएगा। इतने में सुभाष घई की एंट्री हो गई। अब सुभाष घई की एंट्री मतलब फिर तो बाकी लोग कट गए। हाँ, तो उनके सेक्रेटरी ने जाके बोला कि सुधाकर जी आज आपकी सेटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी सुभाष जी आ गए, पता नहीं कितनी देर तक बैठेंगे। और मैं, सुधाकर बोकाड़े, हम लोग उनके वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। तो अब सुधाकर बोकाड़े का तेवर अपनी जगह एकदम टॉप पे कि यार मैं इतनी बड़ी पिक्चर बना रहा हूँ, मेरे को सुभाष घई को टाइम देंगे, मैं क्या फालतू आदमी हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि समीर जी आप नदीम श्रवण के साथ काम किए हैं, आप मेरे को उनसे मिलवाएंगे? तो मेरी भी कोई सेटिंग थी नहीं, मैं तो ऐसे ही गया था उनसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलिए, मैं उनको लेके आ गया। यारी रोड पे नदीम श्रवण का सेटिंग रूम था जी। तो उन्होंने कहा कि नदीम भाई, ये पिक्चर में लक्ष्मीकांत साइन थे, मगर अब मैंने उनको निकाल दिया, उनको बोला नहीं है, बट मैं सोच के आया हूँ कि अब उनके साथ नहीं करना। अच्छा, आप इस पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने राइटर को बुलवाया, रिकू राकेश नाथ की वाइफ राइटर थी। उन्होंने कहा कि आप कहानी सुन लो और गाने बनाना शुरू करो। तो आई, उन्होंने कहानी सुनाई। नदीम श्रवण भी पूरे, यार ये कमाल की कहानी है, ट्रायंगल मिली है बहुत ज़माने के बाद, चलो इसमें लग गए। फिर हम लोगों ने कहानी, मुझे लगता है 2-3 सिटिंग में पूरी पिक्चर का म्यूज़िक लॉक हो गया। और आशिकी के बाद साजन का आना उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसमें कुछ अलग म्यूजिक करना चाहिए ताकि एक वेरिएशन मिले, क्योंकि आशिकी के म्यूजिक से और साजन के म्यूजिक का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ से ये सिलसिला बना। और फिर लक्ष्मी जी को जब बाद में पता चला तो उनको बड़ा शौक लगा कि यार इतनी अच्छी पिक्चर हाथ में आई थी, चली गई। मगर तब तक तो नदीम श्रवण ले गए फिल्म। और वहाँ से जो फिर उरूज शुरू हुआ, और साजन के गाने पे बड़ा कमाल का कमेंट मुझे मिलता है। जब मैं कहीं जाता हूँ कॉलेज में, तो वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि सर एक काम आपने हम लोगों को बड़ा आसान कर दिया। अबे लड़कियों को आई लव यू बोलो, उनके पीछे खत चिट्ठी भेजो, उनके पीछे पीछे जाओ, वो सब चक्कर ख़त्म हो गया। अभी हम उनको गाड़ी में बैठाते हैं, ये गाना लगा देते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार, और गाना ख़त्म होते हैं तो अपना काम हो जाता है। फिर हमको मेहनत करनी। अरे मैंने बोला यार तुम लोग अलग अलग दिशा में कहाँ कहाँ गाने लेके जा। एक आदमी, विल्सन कॉलेज के कुछ बच्चों ने बोला कि सर देखिए, पहले हम लोगों को हाई होना होता था तो हम ड्रग लेते थे, जब से आशिकी और साजन का म्यूजिक आया है ना, हम लोगों ने ड्रग लेना बंद कर दिया।
गाड़ी में फुल वॉल्यूम में म्यूजिक लगाते हैं और ऐसा नशा होता है, ट्रांस में चले जाते हैं। ट्रांस में चले जा रहे हैं। मैंने बोला यार ये अच्छा काम हुआ, हाँ, ये कम से कम एक बड़ा जिसको बोलते हैं समाज के लिए एक अच्छा काम हो गया कि भैया मेरे गाने सुन के लोगों ने नशा करना छोड़ दिया। तो इस तरह के कमाल कमेंट आते थे और वो एक दौर, ऐसा नशीला दौर शुरू हुआ कि हम लोग भी पूरी तरह से मतलब रोमांस पे समर्पित हो गए थे और सारी फिल्में रोमांटिक शुरू हो गई। सब फिर दीवाना, फिर दिल है कि मानता नहीं, फिर सड़क, जी, जितनी फिल्में, हमारा ही प्यार के, सारी फिल्में रोमांटिक। और जो काम करने का मजा आने लगा जी, क्योंकि गाने अप्रिसिएट होने लगे, जिधर से जाओ अपने गाने बज रहे हैं, जिधर लोग आ रहे हैं, हर पिक्चर में नदीम और आनंद मिलिंद और नदीम श्रवण, मेरा ये दो लोगों के साथ कमाल का कॉम्बो था। जी, वहाँ दिल रिलीज हुई तो यहाँ आशिकी रिलीज हुई, बराबर। वहाँ साजन रिलीज हुई तो यहाँ बेटा रिलीज हुई, वहाँ धक धक करने लगा है और वो गाने चालू हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे एक वेरिएशन मिला क्योंकि आनंद मिलिंद का रंग बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था नदीम श्रवण से। नदीम श्रवण का रंग बिल्कुल अलग था। तो फिर इस जोड़ी के साथ जो मैं आगे बढ़ा तो फिर बढ़ता ही चला गया। जी। मतलब मेरे को तो जैसे याद आ रहा है, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, मतलब अब कितना नॉर्मल है कि मतलब भाई आपके एकदम बिना सीधा डायलॉग नुमा गाना है ना बेटा। अरे मतलब वो उस जमाने में और खास करके सलमान की ना आवाज के रूप में माना जाता था बाला सुब्रमण्यम जी को। क्योंकि मैंने प्यार किया कि मैंने गाने प्यार उन्होंने किया गाए कि थे पूरी ना। पूरी वो उसमें और किस तरीके से उन्होंने भी गाया, अरे कमाल मतलब कमाल 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 कमाल। और अगेन क्योंकि आप गाने में एक्ट कौन करने वाला है, मैंने लास्ट आपसे सवाल पूछा भी था कि संजय दत्त या आमिर खान, या फिर क्योंकि जब ये बन गए स्टार तो आपको वो डॉक्टरशिप करनी पड़ती होगी ना। मगर नहीं, ये थोड़ा सा गलत लोगों को वहम है कि हम स्टारों को देख के गाने बनाते हैं, सोच के बनाते हैं। हम स्टारों की तरफ हमारी नज़र ही नहीं होती, हम उस कहानी के किरदार को जीने लगते हैं। जी, उसमें वो शायर था संजय दत्त, तो मैं शायर बन गया उसके। राइट राइट राइट। अब जैसे कूली नंबर मैं लिख रहा था, कूली नंबर 1, तो गोविंदा तो मैं रास्ते मतलब से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था क्योंकि तब मैं कूली बन चुका था। जी, आशिकी बनी तो हम आशिक बन गए थे। जी। तो हम उस किरदार को जीते हैं। तो जब इवन एक्टर भी जब काम करता है जी। तो वो वहाँ आमिर खान नहीं दिखता, वहाँ एक रोमांटिक कपल की तरह दिखता है। संजय दत्त नहीं दिखता, वो एक शायर की तरह दिखता है। तो हम, अगर आप किरदार जीने लगे तो आपको उनके रंग में, या शाहरुख के रंग में, दीवाना पहली हिट पिक्चर शाहरुख की थी, तो कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, या फिल्मफेयर अवार्ड, हाँ, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। तो हम उस किरदार को लिखते हैं, हम उसमें एक्टर पे कभी ध्यान नहीं देते कि बच्चन साहब हैं कि शाहरुख हैं कि सलमान है। वो कहानी क्या मांग रही है हम वो दे देते हैं। जी। लेकिन आप माने या ना माने, लेकिन आमिर खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, इनकी शुरुआती सक्सेस में गानों का बहुत बड़ा रोल रहा। एक बात हमेशा बोलते हैं कि इट्स अ टीम वर्क। मैं right. तो एक स्पॉट बॉय से लेके कैमरामैन से लेके जितने लोग होते हैं, ये सारा जब एक साथ सबकी सही तरह की शिद्दत जुड़ती है ना, तब जाके एक सुपर हिट फिल्म बनती है। जी। उसमें कोई एक पक्ष अगर कमजोर हो गया ना, तो कहीं ना कहीं पिक्चर मार खाती है। जी, जी। तो म्यूजिक का नो डाउट भाई, उस जमाने से लोग बोलते हैं कि म्यूजिक का 50% कंट्रीब्यूशन होता है किसी पिक्चर की हिट होने में। जी। क्योंकि एक बार लोगों ने फिल्म देख ली, मतलब आपने कहानी देख ली, बिल्कुल, उसके बाद दोबारा आप क्यों जाए? वो म्यूजिक है जो रिपीट वैल्यू, वो लोग बार बार देखने जाते हैं। यार गाने देखने का मजा आएगा पिक्चर में। जैसे ट्रेंड सेटर्स कुछ चीजें होती हैं ना, जैसे आशिकी वाज अ ट्रेंड सेटर, उसके बाद फिर 4-5 साल वही ट्रेंड चला। उसी तरीके से बहुत बड़े ट्रेंड सेटर रहे डेविड धवन और गोविंदा जी। और उनके साथ आपका कोलैबोरेशन जब शुरू हुआ कूली नंबर 1 से, तो ये पूरा जो कोलैबोरेशन था, ये क्योंकि अब लिखना है, उसके अंदर कॉमिक टच भी है। यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि आपके कितने एक्सपीरियंस रहे होंगे, कितनी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी जिस लेवल के रोमांटिक गाने आप लिखते थे। लेकिन वो जो कॉमेडी भी है, वो कॉमेडी भी, वो एलिमेंट गाने में लिखना was something you have explored initially, या later on आपने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया? होता क्या है ना विनीत, देखो जो डायरेक्टर्स होते हैं ना जी, आर्टिस्ट जो होता है ना, वो सिलेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है जी, कि आप किस डायरेक्टर के साथ। जैसे मैंने संजय लीला बंसाली के साथ सांवरिया की, जी, तो मुझे मालूम था कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। जी, तो उसकी पूरी बायोग्राफी मुझे रीड करनी पड़ती है कि इस आदमी ने देवदास बनाई है, इस आदमी ने इसके पहले हम दिल दे चुके सनम बनाई है।
तो हम उसको दिमाग में रख के काम करें। जब डेविड धवन की एंट्री हुई मेरी जिंदगी में, तो डेविड का जो नेचर है ना, उसमें एक कॉमिक है, एक मस्ती वाला आदमी है, और उसने कहानियां भी जितनी लिखवाई सब उसी तरह की लिखवाई। जी जी। तो हम उसके रंग में ढलने लगे, क्योंकि तब तक मैं सारी रोमांटिक फिल्में लिख रहा था जी। तो जैसे ही कूली नंबर 1 आई तो एक झटका लगा मुझे भी कि यार ये तो कुछ अलग ही रंग है जी। मगर आर्टिस्ट क्या है ना, आर्टिस्ट को अगर आप किसी अलग रंग में ढालो तो उसको एक्साइटमेंट बहुत होती है, यार कुछ नया करने के लिए मिला। जी। वरना कहीं ना कहीं आप मोनोटोनस होते रहते हैं कि यार अब कितनी बार यही 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 लिखूं। और एक इस इंडस्ट्री की एक बहुत बुराई ये भी है कि जो चीज़ हिट हो जाती है उसी जैसा आपसे चाहेंगे। यहाँ तक पागलपन लोग शुरू कर दिए थे कि जो भी गाना, सर इसमें कहीं आशिकी वर्ड लिख दीजिए हिट हो जा रहे हैं। मैंने बोला यार बेवकूफ़ हो, आशिकी वर्ड से कोई गाना थोड़े हिट होता है। तो अब डेविड धवन जब आया तो हमको पहले बड़ा मजा आया, क्योंकि जब वो कहानी सुनाई ना तो हम लोग हंस पस लोट पोट हो जाते थे। और ऊपर से गोविंदा, क्योंकि गोविंदा का भी जो बेसिक है वो यूपी से है, बिल्कुल। मदर उनकी बनारस की है, निर्मला जी जी बनारस की हैं। तो और उसमें वो बनारस का रंग बहुत तगड़ा था। तो वो जब आता था सिटिंग में या जब गानों में नाचता था वहाँ पे, तो हम लोगों को लगे यार मिला, ये तो तबाही मचाएगा। तो फिर उसके साथ एक लंबा दौर हम लोगों ने जिया, और लकली सारी फिल्में, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, सारी फिल्में उसके, स्वर्ग, उस जमाने में जितनी फिल्में उसकी सुपरहिट रही 90% फिल्में हम लोगों के साथ थी। तो कहीं ना कहीं फिर वो एक दौर जीने का अच्छा मौका, और मुझे फिर घबराहट होने लगी कि यार मैं रोमांटिक गाने लिख पाऊंगा नहीं। अच्छा। मगर भाग्य था कि वहाँ से जब टूटे तो सीधा जुड़ा किसे, करण जौहर से, कुछ कुछ होता है। बताइए। फिर वो पूरा रंग जो आशिकी का मुझे मिला, ये इस दौर की आशिकी, इस दौर की ट्रायंगल स्टोरी मिली, तो वहाँ से, और तुमको यकीन दिलाऊं कि एक ही दिन मेरी 2 मैसिव हिट फिल्में रिलीज हुई, और दोनों का म्यूजिक तुम सुनोगे तो तुमको यकीन ही नहीं होगा कि एक राइटर ये 2 फिल्में कैसे लिख सकता है। एक थी कुछ कुछ होता है, दूसरी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बताइए। किसी होटल में जाएं, किसी डिस्को में। तो कहीं ना कहीं यही है कि आप उस सेलेक्टर को, उस कहानी को, उस फिल्म को जियो, अपने आप आपकी राइटिंग चेंज हो जाए जी। और कितना आर्टिस्टिक भी है ना, क्योंकि मैं आपके साथ बात करते करते थोड़ा रीलिव भी कर रहा हूँ कि जब गोविंदा का दौर आया तो उसमें यूपी वाला ठुमका लगाऊं और ये पूरा का पूरा माहौल जो चल रहा था, और उसके बाद सडनली कुछ कुछ होता में तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना। तो ये जो ट्रांजिशन इज ऑल्सो एक राइटर के लिए, ये मतलब उन दोनों किरदारों में रहना एक समय पे, वो कितना आसान और डिफिकल्ट होता था। देखो, मैंने वो संतोषानंद की बड़ी खूबसूरत लाइन है, मैं गीतकार के लिए एक लाइन बोलता हूँ कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। जी। अगर ये काबिलियत आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं तो ही गीतकार बनिए, क्योंकि यहाँ इतने रंगों में आपको ढलना पड़ता है। अभी मैं भजन लिख के निकला हूँ, पता चला अब नौटंकी लिखनी है, नौटंकी लिख के निकला, पता चला आइटम गाना लिखना, आइटम गाना लिख के निकला तो पता चला सैड गाना लिखना। अरे भाई, मैं आदमी हूँ, कोई ऐसा तो नहीं कंप्यूटर जहाँ फीड कर दो दिखाने लगेगा, मगर नहीं, यू हैव टू हैव। देखो, आज एक सक्सेसफुल लिरिक राइटर बनना बहुत मुश्किल काम है। वर्सटैलिटी अगर आप में नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं होंगे, वरना आप 1-2 साल काम करेंगे, उसके बाद कहाँ विलुप्त हो जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने इतने सालों का अनुभव, पिताजी के गाने सुन सुन के, लोगों के गाने, मैंने उन सारे रंगों को अपने अंदर डाल लिया। और यही होता है, जो जीवन दर्शन आपका है कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी में वो दिखता है। जी। अगर आपने वो जिया ही नहीं है, आप जो अंदर डालोगे वही बाहर निकालोगे ना भाई। आपने डाला ही नहीं कुछ, आपने कुछ जिया ही नहीं, आपने कुछ देखा ही नहीं, तो आप लिखोगे कैसे? सही बात। और लिखोगे तो फेक लगेगा, फिर वो बनावटी लगेगा वो। बड़ी सुंदर बात है। किसी बहुत बड़े एक्टर, उन्होंने यही बोला कि ये जब आपका स्ट्रगल का टाइम होता है ना, वो टाइम एक्चुअली में आपकी ट्रेनिंग होती है, कि जब आपका असली में समय आएगा काम करने का तो वही ट्रेनिंग आपकी काम आएगी। आजमाइश, इसीलिए तो बोलते हो आजमाइश नहीं, वो ट्रेनिंग पीरियड है आपका। ट्रेनिंग पीरियड है। वो दिखाता है आपको, गरीबी दिखाएगा, रोमांस दिखाएगा, और गलत रास्तों तक लेके जाएगा, फिर वापस लाएगा, नशा करवाएगा। ये आपके अंदर डालता है कि चल, वो डिसाइड कर चुका है कि तुझे मुझे कहाँ लेके जाना है। देखिए, जो आपको बनाना होता है ना,
आपको वो यात्रा बाद में समझ में आती है जब आप बन जाते हैं। जब आप पीछे मुड़ के जाते हैं, अपने माजी में जाते हैं, तो आपको लगता है अरे रे रे, ये शुरुआत तो तब से हो गई थी यार। मुझे गांव में क्यों पैदा किया, मैं बनारस की गलियों की खाक क्यों छाना, मैंने रोमांस क्यों किया, मैंने वो कॉलेज में क्या क्या बदमाशियाँ की, फिर मैं बम्बई में आया तो जो दर्द मैंने क्यों झेला, कितनी गरीबी देखी, लोकल ट्रेन बस। तो ये आपको उस सांचे में ढाल के तपाता रहता है। जब आप तप जाते हैं ना, जब वो सोने में चमक तभी लाता है जब उसको तपाता है। बिना तपाए किसी चीज में वो चमक आती नहीं। तो इसीलिए तो बोलते हैं आजमाइश से घबराओ मत, आजमाइश पे पूरी तरह से खरे उतरो और ये बोलो कि तू आजमा ले, मैं तैयार हूँ। तब देख तुझे कैसे नहीं देता, वो देगा। और आज तक किसी के साथ उसने अन्याय किया ही नहीं। सही कहा आपने। और मतलब हर चीज़ के पीछे मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है कि जैसे आप बोल रहे थे तो परदेसी जाना नहीं, दिमाग में आ गया कि भाई परदेसी जाना नहीं। और राजकुमार संतोषी की भी आपने फिल्में की, दामिनी और छम्मा उनके साथ किस तरीके का अरे एक्सपीरियंस कमाल था? आदमी वो। मैं राजकुमार संतोषी की पीठ सुन रही है, उस आदमी को अब मुझे दुख होता है क्योंकि बहुत डिजर्विंग आदमी। और जो फिल्में बनाई हैं, ट्रेंड सीटर फिल्में, घायल हो कि दामिनी हो, मैं सौभाग्यशाली रहा कि उनके साथ मैंने कम से कम 6-7 फिल्में लिखी हैं। और उनके साथ काम करने का जो मज़ा है, वो आदमी को नॉलेज इतना है और उनको कहानियों का, म्यूजिक का इतना शौक है। ऐसी ऐसी कहानियाँ और नरेशन। अगर आपने राजकुमार संतोषी से एक बार किसी कहानी का नरेशन सुन लिया ना, और आप दिल लगा के सुन लो, तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बैठे बैठे 4 गाने लिख के आ जाओ। वो आदमी नरेट करता है तो एक्टर को पूरी दिखती है पिक्चर उसके चेहरे पे। केवल राजकुमार संतोषी को जी लो आप, बस खत्म हो गई बात। तो मैं बहुत भाग्यशाली रहा और कुछ बहुत अच्छे गाने उनके साथ मेरे हुए। और आखिर में भी वो गाना सुनिधि चौहान का उनका जो था, ऐसा जादू डाला रे, सुरमई है उजाला रे। तो उनके साथ काम करके बेटा बहुत मजा आया। वर्सेटाइल भी कितने थे ना। अरे देखो, कहाँ घायल, कहाँ दामिनी, कहाँ चाइना टाउन, और कहाँ घातक। अंदाज अपना अपना मतलब इतनी वैरायटी एक डायरेक्टर की, बाप रे बाप रे। फिर मैंने उनके साथ बरसात की, बॉबी देओल की पहली फिल्म सारी आप। और मुझे ना क्यों बहुत पसंद भी हैं, बिकॉज उस ईरा में शायद राजकुमार संतोषी एक अकेले डायरेक्टर थे जिन्होंने शायद है ना एक सीरियस सिनेमा को ना उन्होंने वो रखा नहीं। और कंटेंट उस आदमी ने हमेशा कंटेंट को हीरो रखा है जी। उस आदमी ने हमेशा हीरो हीरोइन के बारे में सोचा ही नहीं। स्क्रिप्ट और इतना काम करता है वो आदमी। उनके साथ मैंने लीजेंड ऑफ भगत सिंह की ऐसे ऐसे गाने उस पिक्चर में, बाप रे बाप रे बाप। तो वैसा डायरेक्टर कुछ कारण होता है, वक्त का तकाजा है, वरना तो वो आदमी इस वक्त उसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट क्या होता है कि किस्मत खराब होती है तो वही होता है कि एक्टर को मिल जाता है काले विपरीत बुद्धि साला सब उल्टा पलटा हो जाता है। और वही उनके साथ भी हुआ। अभी इतने दिनों बाद अब वापस कोशिश की जा रही है कि अभी उनकी 1947 राजकुमार और क्या स्क्रिप्ट है। मैंने स्क्रिप्ट सुनी है ना, मगर अगर ये पिक्चर उन्होंने बना दी जो सोचा है ना, तो अगेन ही विल क्रिएट हिस्ट्री। आमिर इज प्रोड्यूसिंग इट, सो मतलब कुछ रिस्पांसिबिलिटी नहीं, मैंने तो सुनी बेटा, पूरी कहानी सुनी है ना जी जी। कमाल की है, मतलब आप रो रो के पागल हो जाओ थिएटर में। मतलब उस लेवल का डायरेक्टर होना चाहिए। लाहौर नहीं देखिया, कमाल की कहानी है। उस आदमी का ना कमबैक होना चाहिए, 100% होना चाहिए। वी ऑल प्रे फॉर हिम। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समीर साहब की, मतलब कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जिस जमाने में आपकी एंट्री भी हुई ना, उस समय शायद जावेद साहब, मतलब अगर देखें 1942 लव स्टोरी या जिस तरीके के वो थे, बिकॉज वो बहुत ही ज़हीन और उस तरीके के वो कर रहे थे। लेकिन जो ग्राफ था, कभी कभी आया भी न्यूज़ में भी, जैसे हम लोग पढ़ा करते थे या देखते थे कि कंपैरिजन बहुत होता था। सो कंपैरिजन के बारे में आपका क्या बोलना होता था? हालांकि आपने कई जगह बोला भी है, लेकिन नहीं मेरा क्या, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जो लोग मुझे जावेद साहब से या गुलजार साहब से कंपेयर करते हैं वो लोग गलत हैं। उनको समझना चाहिए कि भाई दे आर लाइक अ फादरली फिगर
टू मी। और जी इनकी दुनिया बहुत अलग है, इन्होंने बहुत अलग अलग तरह का काम किया है। मैंने तो ज़िंदगी में केवल गाना लिखने के सिवा और कुछ किया नहीं। जी जावेद साहब का अलग मयार है, जावेद साहब की राइटिंग बिल्कुल अलग है, एक अलग तरह की दुनिया उन्होंने बसाई है और जो काम किया है बहुत कमाल का काम किया है। तो मैं उस कंपैरिजन में कभी पढ़ता भी नहीं बेटा। लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहो। हमारी जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। मैं हार्ड कोर कमर्शियल लिरिक राइटर हूँ। इससे ज़्यादा मैं, जो लोग बोलते हैं कि शायर, मैंने बोला मुझे बोलो ही मत शायर भाई, मैं शायर नहीं हूँ। मैं कॉमन आदमी की ज़ुबान लिखने वाला आदमी हूँ। अब उसको नाम तुम शायर दे दो, गीतकार दे दो, कवि दे दो, कुछ भी दे दो, मगर मेरे पे थोपो मत। जी मैं यहाँ कोई गालिब बनने या कोई हरबंस राय बच्चन नहीं बनने। अगर मुझे बनना होता तो शायद मैं लिटरेचर में चला गया होता, मैं वहाँ जाके किताबें लिखता। तो जिस दुनिया में मैं आया हूँ उसमें मैंने अगर कुछ किया है तो बस उतना % मुझे मार्क दे दो, उसी से मैं बहुत खुश हूँ। जी मुझे कोई तमगा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप अपना ग्राफ भी देखें, और अभी तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि भी बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन आइकॉनिक फिल्म्स की जब जो सिनेमा चेंज भी हुआ, आपने वो अडेप्टेशन जारी रखा, बिकॉज यू आर अपडेटेड लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डॉक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप समय के साथ, है ना, आप अपने आप को रीसेट करते रहिए उस तरीके की ऑडियंस बहुत के लिए। ज़रूरी बेटा। देखो, अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे ना तो वक्त आपकी उंगली कहीं भी छोड़ देगा। तो और आसान नहीं है, क्योंकि जब वक्त अपनी रफ्तार से चलता है, जी आपको उसकी रफ्तार से अपने कदम मिलाने पड़ते हैं। जी वक्त आपके लिए नहीं रुकता है, या वक्त आप थक गए हैं तो वक्त थक जाएगा, ऐसा होता नहीं। जी तो वक्त के साथ चलना आसान नहीं है, क्योंकि हम तो उम्र ढल रही है, बीमारियां आती हैं, परिवार आता है, दुनिया भर के रोड़े हमारी ज़िंदगी में आते हैं, मगर इन सबको सरपास करके अगर आप अपनी रफ्तार वक्त के साथ मिलाए रहो, मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें होंगी, आपको एक पूरा दौर आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा, नई पीढ़ी के साथ आपको बैठना पड़ेगा, उनको जीना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनकी भाषा को ग्रैब करना पड़ेगा। वो अगर आप नहीं करने की काबिलियत है तो बेहतर है सनाइल में चले जाओ और बैठ के क्रिटिसाइज करो कि अरे हमने तो इतना कुछ कर दिया, मेरा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया, ये वो। अरे भाई, हो गया, वो इतिहास हो गया ना। अभी क्या कर रहे हो? हाँ। हमारा सोचना ये है कि जो आज कर रहे हो वो आपका कल है। जी आपने कल क्या किया था उसका हिसाब आने वाली पीढ़ी रखेगी। वो गाने आपके लोग सुनेंगे, खुश रहेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। अब आप आज के आगे जाना चाहते हैं या आज ठहरना है, बिल्कुल ये फैसला कर लो। और अगर है तो फिर आज जो भी हो रहा है उसके साथ जुड़ो, बिल्कुल उससे मिलो। तो मैंने हमेशा वो कोशिश की है, अभी तक कर रहा हूँ, और जब तक मुझ में वो ताकत रहेगी आगे चलने की, जी मैं और जिस दिन अंदर से वो लौ बुझ गई ना, फिर मैं लिखना छोड़ दूंगा। जी फिर मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ काम है वो करूँगा। फिर मैं ये जिसको बोलते हैं ना ज़बरदस्ती, आपके एक ब्रांडिंग है तो आप ज़बरदस्ती नाइकी का जूता हिट है मगर गंदा जूता बना के बेच रहे हो, मैं वो नहीं करूँगा। नकली जूता बना के नकली बेच जूता रहे हो। वो नहीं करूँगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो अच्छा काम करो, नहीं मत करो। प्रियदर्शन जी के साथ भी अरे आपने, रे, कमाल का नाम मुझे वो जरा, क्योंकि उन्होंने अगेन शेड चेंज किया सिनेमा का, और प्रियदर्शन जी की फिल्में हेरा फेरी से शुरू हुई, उनके साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस? बहुत जेन्यून, बहुत संजीदा डायरेक्टर। कॉमेडी को क्या क्लास दे दिया उस आदमी ने। हेरा फेरी देखो तो आपको लगता है कि कॉमेडी में भी एक क्लास हो सकता है। हाँ, ये जो भौड़ी कॉमेडी करते हैं, गंदगी करते हैं, नहीं, उस आदमी की कॉमेडी में भी एक मैसेज है। उनके साथ मैंने हेरा फेरी की, उसके अलावा बहुत सारी फिल्में की, अभी मुझे सडन नाम नहीं याद आ रहा है। एक 7 रंग के सपने एक पिक्चर की थी। और जब मैंने उनके साथ का, एक तो मैंने बड़ा इंजॉय किया कि वो आदमी बहुत बेहतरीन आदमी, क्राफ्ट का मास्टर आदमी, सिचुएशन इतने प्यार से समझाते हैं, बताते हैं कि आप एक बार उनके साथ बैठ जाओ जी। और उनके साथ जब फिल्म में हम गाने लिख लेते हैं और जब फिल्म देखने जाओ तो अंदर से इतना अच्छा लगता है। उस आदमी वो गानों को जिस तरह से प्रेजेंट करता है, और हमेशा कोशिश उनकी रहती है कुछ नया करें। कभी भी उनका जो रूट है उससे हमेशा हट के फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं जी। और भूल भुलैया पहली मैंने उन्हीं के साथ की। बिल्कुल। और जब उन्होंने कहानी सुनाई थी और ये मेरे ढोलना गाना जब आया
तो उन्होंने बोला समीर जी ये बड़ा चैलेंजिंग गाना है जी मगर ये आपको करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बल्कि साउथ से एक सिंगर बुलवाया जो वो तरन्नुम बोलता है, जो बोलता है और वो हाँ और उसमें डांस भी करता है जी, गाने में। जी। तो ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम करके ना, और मैंने उस पिक्चर के पूरे गाने लिखे, मुझे ज़रा कहीं भी कशिश हुई नहीं खलिश की यार ये तकलीफ देने वाली पिक्चर है, भूत प्रेत की पिक्चर, इसमें क्या म्यूजिक होगा। बट उस आदमी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उस आदमी ने टेक्नीशियन से कितना अच्छा काम करवाया है जी। और वो लोग बनाते रहे, फिर भूल भुलैया बनाते रहो, मगर वो बन गई। बट एक बन गई तो बन गई। और भूल भुलैया तो मेरे ख्याल से भूल भुलैया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अभी तो क्लाइमेक्स भी भूल भुलैया का आपने लिख दिया है। और असल में कई बार तकलीफ भी होती है यार, एक ही गाने को आप क्यों बार बार कर रहे हो। लोगों में क्या हुआ है ना, लोगों का कन्विक्शन खत्म हो गया। लोग वही जो बनी, अरे भाई कब तक वो जूठा खाते रहोगे यार। उन लोगों ने क्यों नहीं बनी बनाई फिल्में बनाई। भूल भुलैया उन्होंने क्यों ऐसी फिल्म, नई कहानी, नई फिल्म दी ना, नया म्यूजिक दिया ना। आप कुछ नया करो ना भाई। नहीं डरे हुए सहमे हुए लोगों, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है जी। अच्छा, आपको अगर अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं तो आप टेक्नीशियन से काम कैसे लेंगे। सही बात। उस दौर के डायरेक्टरों को होता तो हो गई भाई, कयामत से कयामत हो गई है। मुझे दिल बनानी है, अब मुझे आशिकी बनानी है, साजन बना नहीं। अब एक साजन चल गई तो वही रिपीट किए जा रहा है भाई, कब तक देखेंगे लोग यार। सही बात है। तो आप पहले लोगों में नया करने का जज्बा था, उनमें एक गट्स था कि हमको कुछ नया बनाना। और देखो उस जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर, नदीम साउंड का गाना है तो लगे अलग साउंड। आजकल एक ही तरह का किसी का भी गाना आए साउंड लाइक सेम। सिंगरों का पता ही नहीं कौन सिंगर, एक अरिजीत के अलावा बाकी कौन आ रहा कौन जा रहा कुछ पता नहीं। इतनी खिचड़ी कर दिया, एक एक फिल्म में 12-12 म्यूजिक डायरेक्टर, 15-15 सॉन्ग राइटर, एक एक गाने में 3-3 सॉन्ग राइटर। अरे हमने बोला तमाशा बना दिया तुम लोगों ने यार, सच में। वही मेरे गाने उठा उठा के रिक्रिएट, वही दिलवर दिलवर रिक्रिएट कर रहे हैं, वही आँखियों से गोली मारे रिक्रिएट। अरे भाई दोबारा आँखियों से गोली मारे बन सकता है, क्यों नहीं बना रहे हो भाई? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? नहीं, कन्विक्शन नहीं है, हिम्मत नहीं है। और एंथम बना देते हैं, मतलब कहानी उस एंथम के ऊपर चल रही है। मतलब अगर मैं देखूं तो ढोलना जो है वो एंथम है, बिकॉज़ वो गाना, उनको लगता है कि अगर हमने ढोलना नहीं डाला तो पिक्चर ही नहीं चली। अरे क्यों नहीं चलेगी भाई? आप बनाओ पिक्चर अच्छी, बनवाओ दूसरा गाना, उससे बेहतर बन सकता है। एकदम उसी लेवल के एक और जीनियस हैं जिनके साथ एक अच्छी और बुरी तो नहीं बोलूंगा, एक और बहुत वो थे। एक तो अपने आप में बहुत आइकॉनिक डायरेक्टर है, और जिस तरीके की ग्रैंड्योर, जिस तरीके का वो जो मैसिव उनका काम होता है, और म्यूजिक के सेंस भी उनको है, संजय लीला भंसाली। और देवदास मतलब वन ऑफ द कल्ट फिल्म्स, मतलब मॉडर्न ज़माने में देखा जाए तो अगर आप कंपेयर कर सकते हैं पिछले ज़माने की वो बड़ी फिल्मों को, तो क्योंकि उनको म्यूजिक सेंस भी है तो उनके साथ भी आपका एसोसिएशन बहुत तगड़ा रहा है, संजय लीला भंसाली जी के साथ भी। नो डाउट आज की तारीख में टेक्नीशियन उससे बेहतर कोई नहीं है। टेक्निकली इतना साउंड आदमी है और इतना गहरा आदमी है, वो भी म्यूजिक पे, कंटेंट पे इतना काम करता हुआ आदमी। और म्यूजिक का तो उनको नशा है जी। उस आदमी को जब म्यूजिक सिटिंग में वो बैठता है और जब म्यूजिक सिटिंग में गानों पे डिस्कस करता है। देवदास में मैंने एक ही गाना लिखा था क्योंकि वो सिचुएशन फंसी थी, कोई नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलवाया और गाना लिखा। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक पिक्चर मैं रोमांटिक बनाऊंगा और आपको ही बुलाऊंगा। फिर देन ही स्टार्टेड सांवरिया, और वहाँ बुलवाया। और भाग्य था कि रणबीर कपूर की पहली पिक्चर लिखने का मुझे मौका आया, और उन्होंने उस पिक्चर में मुझे बड़े चैलेंज दिए। उन्होंने बोला था देखिए सर, एक पिक्चर का टाइटल है सांवरिया, और यह है फेमिनाइन जेंडर वर्ल्ड। सांवरिया मतलब तो औरत बोलती है, मगर मुझे मेल गाना चाहिए सांवरिया का। और समीर सर यहाँ तो आप अटकोगे। मैंने बोला संजय तो मुझे दो, देखते हैं ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फिर मैंने टाइटल गाना लिखा। फिर वो था उनके दिमाग में कि एक पूरा गाना टावेल में शूट करना है, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। और उसके बाकी जितने भी गाने हुए तो उस नैना कहीं नहीं दिखाई। हाँ, नैना वना कहीं नहीं दिखाई पड़ा। लोग जो कुछ देखना चाहते थे वो भी नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन एक एक्साइटमेंट बनी रही। जी, जी। तो संजय लीला भंसाली के साथ काम करके जो आपको एक जो बोलते हैं ना स्वांतः सुखाय की फीलिंग होती है, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार एक
समझदार डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है। जी जिस डायरेक्टर को क्राफ्ट पता है, जिस डायरेक्टर को कंटेंट पता है, जिस डायरेक्टर को म्यूजिक का ज्ञान भी है और म्यूजिक के लिए पैशन भी है उस आदमी का, उनके साथ तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस। मैं तो दुआ करता हूँ कि उनके साथ जिसको भी काम करने का मौका मिले, आप अपना बेस्ट करके दो उनको। और एक गाना जो पूरी दुनिया में एंथम है और मेरा फेवरेट गाना है, और उसके जो बोल हैं और जिस तरीके से वो गाना लिखा गया है, तेरे नाम, मतलब दैट इज़ माय फेवरेट सॉन्ग। मतलब समीर जी, मतलब मेरे को लगता है कि कभी भी, मुझे तो कभी भी ऐसा लगता है ना कि मुझे अगर कोई गाना सुनना है तो मैं एक्चुअली मैं तेरे नाम लगा देता हूँ, कि मतलब उसमें जितनी फहरिस्त है आगे पीछे वो सब काउंट हो जाते हैं उस गाने में। क्या होता था, ये पिक्चर जब शुरू हुई ना, जी तो इस पिक्चर को मुझे 3 बार ये रीमेक है, जी ओरिजिनल तमिल तेलुगु सब में बन चुकी थी। जी। तो जब मुझे ओरिजिनल फिल्म दिखाई गई तो पहले तो इसके एक्टर के लिए इतनी लड़ाई हुई, कोई एक्टर करने को तैयार नहीं था, बहुत डिफरेंट रोल था। आमिर ने बोला कि मैं 2 साल मुझे दो, उसके बाद मैं करता हूँ। जी अनिल कपूर के पास गई, कहाँ कहाँ ये पिक्चर नहीं गई। एक मोड़ ऐसा है कि यार अभी एक एक्टर ही नहीं मिलेगा तो पिक्चर बनेगी कैसे। पिक्चर मैंने देखी तो मुझे क्लाइमैक्स इतना डिप्रेसिंग लगा कि यार साला एक आदमी पागल हो गया, खेल गया और लड़की मिली नहीं। बड़ी लड़ाई हुई कि इसका क्लाइमैक्स बदलो, ये करो वो करो, बट जो प्रोड्यूसर था और रिजिड था कि नहीं, बनेगी तो ऐसे ही जैसी है। जी लकली इट वॉज ब्लेसिंग इन दिस गाइड कि उस वक्त सलमान का मेंटल स्टेटस वही था, क्योंकि ऐश्वर्या राज से ब्रेक हुआ था। जी जी और एक कहानी उनके पास गई तो उनको लगा कि ये तो मेरी लव स्टोरी है, ये तो मैं करूंगा। करेक्ट। जबकि सलमान के लिए वो बहुत चैलेंजिंग रोल था, जी जी उनके ट्रैक से एकदम बिल्कुल हट के था। अच्छा ठीक है भाई, सतीश कौशिक डायरेक्टर, सतीश ने मुझे बोला, मैंने बोला यार देखो, इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैं काम नहीं करूँगा, हिमेश रेशमिया, क्योंकि मैं इसको 1-2 बार देखा हूँ, ये कि बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी लगता है, मेरा जमेगा नहीं, क्योंकि मैं अलग तरह का। मैं चला गया राज लिखने लंदन में नदीम श्रवण के साथ। जी अब सतीश कौशिक मेरे गले कि तुझे लिखे। अरे मैंने बोला सतीश तू किसी से, मेरे से नहीं होगा भाई, नहीं, तू नहीं लिखेगा तो मैं पिक्चर छोड़ दूंगा, ये पिक्चर मैं तेरे बगैर नहीं कर सकता। जी। अरे मैंने बोला यार ये आदमी, तो मैंने बोला यार अभी तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तो बोला तुम एक काम करो, भजन की एक भजन हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद तुम आओ तो सिटिंग शुरू करेंगे। तो हमने वहीं से एक हवा ये प्रभाती करके लिख के भेज दिया, भजन वजन आया। तो जब पहली सिटिंग हुई तो हिमेश के साथ जब मैं बैठा तो जिस तरह से वो पेश आया, और तो पहली बात तो ये लगी कि वो मेरा बहुत बड़ा मुरीद है, मेरे गानों का बहुत बड़ा फैन। जी। उसने बोला कि सर आपको पता नहीं है कि मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, आपके और नदीम श्रवण के गाने सुन सुन के मैं म्यूजिक डायरेक्टर बना हूँ। और वहाँ से जो हमारा उसका वाइब्रेशन मिला और जो टीम बनी और जो ये काम शुरू किया, तो मुझे लगा यार ये तो मिला एक जवान आदमी, मेरी तीसरी पीढ़ी को आगे ले जाने वाला। अब तो मैं अब इसका हाथ छोड़ना नहीं। जी। और उस पिक्चर ने तो जो तबाही की, तुमको यकीन नहीं आएगा, भूषण कुमार म्यूजिक लेने को तैयार नहीं था। तेरे नाम? हाँ, मैंने स्पेशली गया, बोला देख नानू ये पिक्चर तू ले ले केवल मेरे कहने पे, ये इतना बड़ा ही अच्छा सर आपको लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, तू ये ले ले पिक्चर। ले लिया और म्यूजिक निकला ब्लॉकबस्टर। उस आदमी की उसकी पीठ सुन रही, उसने बाद में हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दिया बुला के कि सर आपके कहने पे मैंने पिक्चर ली थी, तो ये हमारी तरफ से ग्रेस है आप लोगों के लिए। वो पिक्चर भी मेरी ज़िंदगी में जैसे आशिकी थी, फिर तेरे नाम आई, फिर वो कुछ कुछ होता आई, फिर तेरे नाम आई, ओ जाने जाना, वो जाने जाना, मतलब सलमान खान को बनाने वाला वो गाना है। तो जीवन में इतने रंग देखे हैं। उसके बाद फिर मैं जब शुरू हुआ, चौथी पीढ़ी जहाँ से मेरे साथ आई, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, वहाँ लोगों को ये लग गया था कि अब समीर जी नहीं कर पाएंगे। और जब ये चैलेंज मेरे पास आया कि अब ये पिक्चर लिखनी है और ये रंग है, तो मैंने बोला आओ यहाँ भी अब हो ही जाए, जब आ ही गया है तो कुछ करते हैं। हाँ। तो ईश्वर ने वहाँ से भी निकाल दिया। एक दौर मेरा आया कि जब मुझे आइटम गाने लिखने का ना, मुन्नी बदनाम हुई, बहुत बड़ा हिट हो गया जी। तो बोले अब बताइए समीर जी, अब आइए। तो मैंने फिर वो लिखा कि भैया छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, आरे प्रीतम प्यारे,
बंदूक में ना तो गोली में, सब आग तो मेरी चोली में है। जी तो जब जब मुझे आजमाया गया विनीत, मैंने कोशिश की उसको सरपास करने की और निकला मैं आज तक। जी और अब जिस दौर से गुजर रहा हूँ, अब केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि कुछ अच्छी कहानियाँ जो एक प्यास रह गई अधूरी, जी एक पिछले 10-12 साल से जो जी। मिल नहीं रही है, ऐसा कुछ हो तो यार एक और इनिंग, अच्छी इनिंग खेलने का बहुत दिल है। ईश्वर कभी ना कभी वो मौका देगा जरूर। जी। और अभी तो इनिंग बाकी है, बिकॉज टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती हैं, और आपकी एक इनिंग जो आपने जो किताब लिखी थी बायोग्राफी, वो आपकी फर्स्ट इनिंग थी जी, जिसको अमित जी ने रिलीज किया रिलीज किया। अब वो दूसरी बायोग्राफी बाकी है, वो जब आगे वाली आएगी तो वो सेकेंड इनिंग होगी। बट जो पूरी की पूरी अमित जी आए और अमित जी ने वो किया, बिकॉज आपने ऑफ द कैमरा बताया, लेकिन वो अमित जी, कई लोगों ने उनसे सवाल भी किए कि भाई समीर जी जब बुलाते हैं तो वो किस्सा क्या है अमित जी का, वो जरा हमको तो बताएं। देखो क्या देखे, बोलते हैं ना कि जोड़ियां बनती हैं आसमानों पे। जी जैसे पिताजी का बताया कि उनके गुरु चाहते थे कि वो हरबंस राय बच्चन बनाएं और उनको जी। अमिताभ बच्चन से मिलवा दिया, तो ये नसीब लेके आया। जी मेरा मिलन शायद इसलिए हुआ क्योंकि डैडी के साथ उनके रिश्ते ऐसे थे जी और वो हमारी पूरी फैमिली को फैमिली की तरह मानते थे। जी इसीलिए भाग्य से मुझे भाई उनके सेकेंड इनिंग वाली पिक्चर किसी और राइटर को भी मिल सकती थी, बिल्कुल। नहीं मुझे मिली। तो बागबान भी आप ही ने की? हैं? बागबान हाँ। बागबान मैंने बागबान और कभी खुशी कभी गम, उनके साथ सेकेंड इनिंग में मैंने बहुत सारी फिल्में की। मृत्युदाता की, बागबान की, कभी खुशी कभी गम की, सूर्यवंशम की, और अब तुम्हारे हवाले वतन वो पिक्चर थी जो अनिल शर्मा ने की थी, वो जी पिक्चर थी। जी अरे कई ऐसी फिल्में, देखो अभी मुझे तुरंत नाम नहीं याद आ रहा, बट काफ़ी फिल्में की मैंने। जी और लकीली उसके गाने भी चले, जी जैसे मृत्युदाता का नाना नाना नारे दलेर मेहंदी का गाना, फिर वो शावा शावा, जी। कभी खुशी कभी गम का गाना, फिर बागबान के सारे गाने, चली चली हवा चली, और मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी है कहाँ, और वो होरी खेले रघुवीरा अवध में, आज भी होली पे वो गाना बजना ही बजना है, रंग दे बरसे, और वही बचता है। वही बजता। तो कहीं ना कहीं इसको मैं बोलता हूँ कि ये भाग्य में हम उनके लिखे और हमारे भाग्य में कहीं जुड़ गए थे। जी और ये बहुत बड़ी बात है, सदी के महानायक के साथ एक पिक्चर करना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जी तो हम लोग तो बड़े भाग्यशाली रहे कि उनके साथ बहुत काम किया। और जिस बायोग्राफी की तुम बात कर रहे हो, कि जब मैंने पिताजी के जन्मदिन पे बायोग्राफी रिलीज करवाई थी, जी और मेरा बहुत मन था कि मैं उनको बुलवाऊं। पिताजी हमको बोलते थे कि देखो तुम एक अच्छे गीतकार बन जाओगे, इसमें मुझे कोई वहम नहीं है। इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, जी इसलिए है कि तुम मेरे बेटे हो। तो मेरा लहू इतना नकारा तो नहीं हो सकता, मगर अगर तुम चाहते हो कि मेरी आत्मा को सुकून मिले, तब लोग मुझे ये बोलने चाहिए कि समीर अंजान जी आपका बेटा लिखता तो अच्छा है, मगर वो उससे बेहतर इंसान है। जी ये जिस दिन तुमने लोगों से बुलवाना शुरू कर दिया ना, समझ जाना कि मैं जीवन में जो कुछ मिस कर रहा था तुमने दे दिया। जब उस बायोग्राफी में, मेरे ख्याल से ये हिस्टोरिकल बायोग्राफी रिलीज हुई थी, जिसका रिबन काटा था यश चोपड़ा ने, बुक पढ़ी थी पहली लाइन संजय लीला बंसाली ने, और इनोग्रेट किया था बच्चन साहब ने। जी और इंडस्ट्री का कौन डायरेक्टर था जो उसमें नहीं आया था, एक्सेप्ट लता जी, सारे सिंगरों ने उसमें परफॉर्म किया था। 6 घंटे का प्रोग्राम था वो, और जितने लोग आए तो मीडिया ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आप इस समीर जी की इस बुक में क्यों आए, तो उन्होंने बोला बिकॉज वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैंने आसमान की तरफ, डैडी की तरफ देख के बोला कि कहीं ना कहीं मैंने आपकी आत्मा को कुछ सुकून तो पहुंचाया। तो जीवन में चूंकि संस्कारों में रहे, परिवार के साथ रहे, तो जो कुछ जिया उसको आगे फॉलो करने की कोशिश की हम लोगों ने। तो बच्चन साहब से जुड़ाव का कारण वही रहा कि हम, ऐसा नहीं था कि हम जबरदस्ती उनसे जुड़े, कहीं भाग्य में लिखे थे वो हमारे। जी और मिट्टी से मिट्टी जो उन्होंने, हाँ वही कि बोले भाई आप क्यों आते हैं, बोले समीर जी से आपका कोई रिश्ता, बोले कोई रिश्ता नहीं। तो बोले आते क्यों हैं, तो बोले मिट्टी से मिट्टी का रिश्ता है। तो इतनी बढ़िया बात उन्होंने बोली थी कि बहुत उछाला मीडिया ने इसको। जी जी और फिर तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी, ये क्या होता है ना, देखिए कभी मैंने तो बोला ना कि मैं तो 2-1 पिक्चर लिखने आया था, 2-4 गाने हो जाए मैं भाग जाऊं बनारस, मगर ये एक बात आदमी को याद रखना चाहिए कि
आप कभी भी अवार्ड के लिए काम मत करो, आप रिवार्ड्स के लिए काम करो। राइट। आप अपने चाहने वालों के लिए काम करो, जो आपको जिंदा रखे हैं। जी आप लोगों ने सबने मेरे गाने सुने, इसलिए मैं गाने लिख रहा था ना। जी अगर लोगों ने पसंद नहीं किया होता तो कब का मैं आउट हो गया होता। जी तो जीवन में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे फिल्म फेयर मिलेगा या मुझे गिनीज बुक मिलेगा, या मुझे जो मिल गया मैंने उसको प्रसाद समझ के रख लिया और अपनी जिम्मेदारियों को और दुरुस्त करने की कोशिश की कि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जी अगर आपको कोई सम्मान मिलता है मगर आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, अब लोग चाहते हैं कि समीर जी और कुछ बेहतर लिख के हमको दें, जी तो वो आप उस तरह से सम्मान को देखो। आप इस तरह से नहीं कि दिख गए पागल हो गए जी कि अरे अब लिखने की क्या जरूरत है, जब गिनीज बुक मिल गया तो अब क्या लिखे, हो गया। नहीं नहीं नहीं, हो गया। वो तो इतिहास बनते हैं, टूटते हैं। अभी मैंने बनाया है, मेरे बाद कोई आएगा तोड़ेगा। जी सचिन तेंदुलकर का भी इतिहास टूटेगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो बना के कोई नहीं टूटेगा। तो आप उन चीज़ों पे कभी घमंड मत करो, आप काम करते रहो। अभी सफ़र बहुत दूर है। जी आप एक कतरे की तरह हो और समंदर बनने का सपना आपका है, उसी सपने में जीते रहो। जी कभी समंदर कोई कतरा बन पाया नहीं, जी तो आप अपना एक वजूद लेके धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ाते रहो। जी। इतना बड़ा एक्सपीरियंस और इतना लंबा इतिहास आपका रहा है इतने दिनों में। आजकल जो म्यूज़िक की क्वालिटी है, बिकॉज एक थोड़ा टेक्निकल सवाल है कि आजकल जो म्यूज़िक की क्वालिटी पे बहुत सवाल उठ रहे हैं और अब गाने ना प्रमोशन के लिए बनने लग गए, तो वो डेप्थ के लिए नहीं बनते हैं। जैसे आपकी जितनी भी फिल्में देखेंगे वो कभी भी आइटम सॉन्ग इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि प्लेस करना था या प्रमोशनल के लिए नहीं बनाया गया। तेरे नाम का प्रोसेस था, हिट हुआ, इस तरीके के गाने हिट हुए। लेकिन आज जो गाने जो प्रमोशन के लिए लिख रहे हैं लोग, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? क्यों इसीलिए तो परेशानी सारी पैदा हो रही है म्यूजिक को लेकर। देखो बेटा, क्या हुआ है ना, बेसिक रूट गड़बड़ हो गई जी। ये जो पीढ़ी जो पैदा हुई ना, जिसको जैनजी बोलते हैं ना जी, ये रूट से टूट गए। जी। और इनके टूटने में केवल गलती इनकी नहीं, हमारी भी गलती है। करेक्ट। हाँ, हमने बच्चों को उस गहराई में कभी न तो देखा, न आंका, न उनको आजमाइश करने के लिए छोड़ा। जी। हम जिस आग में जले, हमारी कोशिश रही बच्चे थोड़ा सा उससे अलग रहें, बच्चों को थोड़ी बेहतर लाइफ देने के चक्कर में हम पड़े। वो बेहतर लाइफ देने को कौन कहे, उन्होंने उसको अपना हक समझ लिया और वो उस तरह की लाइफ जीने के आदी हो गए। उनको ये पता नहीं था कि पिता कितनी मेहनत करके हमको इस जगह तक ले आया है। जी। आज क्यों छोटे शहरों के बच्चे हर कंपटीशन में आते हैं? क्योंकि वो अभी वहीं हैं, वहीं जमीन पे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे बच्चों को रास्ता मिल गया, उनको आराम की जिंदगी मिल गई, उनके नीचे गाड़ी मिल गई, उनको पार्टी करने का पैसा। काहे के लिए साले काम करेंगे? नहीं करेंगे। सही बात है। दूसरी बात, ये जो बेसिक खराब हुआ ना, तो अब तुमसे मैं पूछूं कि ठहराव है कहाँ? न तो अब रिश्तों में वो ठहराव रह गया, जी। न तो संबंधों में वो ठहराव है, न तो भावनाओं में वो ठहराव है, न तो अब जिस तरह से फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनमें न वो उत्साह रहा, न वो गहराई रही। पहले होली तुमको याद होगी, बनारस की होली और दिवाली और जो होती थी, मतलब 3 महीने पहले से रंग फेंकना शुरू होता था। अब वो सब खत्म होता जा रहा है। तो जब खत्म होगा, सिनेमा क्या है? सिनेमा समाज का दर्पण नहीं है, समाज सिनेमा का दर्पण है। जी। समाज में जो चीजें घटित होती हैं उन्हीं को सिनेमा पे हम दिखाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ वही रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, गंदगी पूरे समाज में फैली हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब जो है वो नजर आएगा सिनेमा में। अच्छा, म्यूजिक विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप केवल क्राइम सेक्स के ऊपर पिक्चर बनाओगे, सोशल पिक्चर बनाने को तैयार नहीं, आप रोमांटिक फिल्म बनाने को तैयार नहीं है, अब सब एनिमल ही बना रहे हैं। अरे भाई, और कोई कहानी खत्म हो गई? कहाँ चली गई कभी खुशी कभी गम? कहाँ चली गई बागबान? कहाँ चली गई ऐसी फिल्में? क्यों नया दौर कहाँ चली गई भाई? आप निकाह कहाँ चली गई? ये सब फिल्में क्यों नहीं बना सकते आप यार? बनाने को तैयार नहीं। तो अब जब कहीं वो ठहराव, वो कंटेंट में वो गहराई है ही नहीं है, तो म्यूजिक बनेगा कैसे? तो म्यूजिक भी सब फेक हो गया कि भैया फिलिंग द ब्लैंक की तरह आपको एक चीज डालने ले लिए, दे दिया हमने, डाल दीजिए, क्योंकि हमको भी मालूम है इसका रिजल्ट कुछ आना तो है नहीं, ये तो ऐसे ही डाल देना तो डाल देना।
तो जब तक उस शिद्दत के साथ काम नहीं होगा ना, जी और उसकी सबसे पहली जो परिवर्तन की जरूरत है वह कहानी की। ऐसी ऐसी कहानियां पड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे नावेलिस्ट पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने के लिए बात करने को तैयार नहीं। तो जब तक आप कंटेंट नहीं लाओगे, जब तक जमीन मजबूत नहीं होगी, मकान अच्छा बनेगा ही नहीं। बिल्कुल। वो गिरेगा मकान। तो वो चक्कर है, इसकी वजह से म्यूजिक नहीं हो रहा है, म्यूजिक ठहर नहीं रहा है। सही बात है। आप संगम बनाओगे तो संगम का म्यूजिक आएगा ना भाई। अब आप टपोरी बनाओगे और माँ बहन की गाली दोगे अगर आपके डायलॉग में, तो हो सकता है 6 महीने बाद गानों में भी माँ बहन की गाली आने लगे। सही अब बात। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का जब ये होगा तो फिर ये जनरेशन जाएगी कहाँ? जी जी सही बात है। और इसीलिए शायद अभी पिछले 5-8 सालों से कंपेयर होना शुरू हुआ है साउथ, बिकॉज वो साउथ रूट से हटे नहीं ना रूट बेटा। से नहीं हटे हैं। वो आज भी वही बना रहे हैं जो हार्डकोर कमर्शियल अच्छी फिल्में बनाते थे, बना रहे जी। हैं। हम लगे कुछ बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने, जी। तो ऊपर वाले ने बोला लो बेटा बनो, अब आए हैं औकात पे लो। अब जो कुछ फिल्में मैं लिख रहा हूँ उनमें कंटेंट है, वो कुछ अच्छी सोच के साथ फिल्में बन रही हैं और म्यूजिक पे बहुत डिटेल में काम कर रहे हैं लोग। जी जी। और यही एक कारण भी है शायद, ये जो जनरेशन में जो ओटीटी का जो आगमन भी हुआ है ना, अभी ओटीटी भी शायद 3-4 अलग अलग तरीके के ओटीटी हैं। आप देखिए नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी जो हैं वो अर्बन कंटेंट बनाते हैं। अब वो हाउसवाइफ के घर में क्या चल रहा है उनको वो दिखाना है, उनको मतलब होमोसेक्सुअलिटी को इतना उनको नॉर्मल बनाना है। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं तो सिनेमा को विलुप्त करेंगी ना। बिल्कुल करेंगे बेटा। अच्छा, और आज भी ये नहीं समझ रहे हैं। देखो अब फिल्में जो अर्बन एरिया में से यूपी में बिहार में जो शूट होती हैं, लोग उनको क्यों लाइक करते हैं? वो विजुअल, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं। मगर अब वहाँ ले जाए क्या मिर्जापुर बनाओगे, वहाँ जाके गंदगी बनाओगे तो वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। वहाँ जाके अच्छी फिल्में बनाओ ना, हम आपके यहाँ कौन, बनाओ ना भाई। हाँ। आप बनाओ, पूरी शादी में लोग शामिल, देखो कैसे हो जाते हैं। नहीं करना है। बिल्कुल। और वही प्रॉब्लम है यहाँ पे, कंटेंट की प्रॉब्लम। आपने सही बोला, मेन प्रॉब्लम कंटेंट की। जब तक सही कंटेंट आएगा नहीं तब तक अच्छी फिल्म मार्केट में आ ही नहीं सकती। नहीं। और दूसरा, और नया करने की कोशिश करो। आप वही पुराना रिक्रिएट करोगे, वही उठा के रीमेक बनाओगे आप कुछ। अरे ऐसी क्या पॉवर्टी आ गई यार, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इतनी कहानियां आपके आसपास हैं, बनाओ ना कोई अच्छी पिक्चर यार। और कहीं ना कहीं ये 3-4 अलग अलग जो मीडियम आए हैं ना, क्योंकि सिनेमा का थोड़ा सा उनका घटन भी इसीलिए हुआ है क्योंकि शायद ओटीटी में म्यूजिक है नहीं है ना। और जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री जो इवॉल्व हुई है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट एल्बम में बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है। उसका कारण है ना, जब सिनेमा का म्यूजिक कमजोर होता है ना जी। तो प्राइवेट म्यूजिक, क्योंकि जो लिसनर है वो तो ढूंढ लेगा। बिल्कुल। तुम नहीं दे रहे हो ना, चलो मैं प्राइवेट में से निकाल लूंगा वो गाने। बिल्कुल। तो प्राइवेट गाने इसीलिए इतने सक्सेसफुल हुए क्योंकि उनमें कम से कम वो राइटर को पूरा फ्रीडम है, तो अच्छा गाना वहाँ लिख सकता है। बिल्कुल। यहाँ तो आपको लिखने नहीं दिया जा रहा है और आपको पुराने गाने रिक्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? तो मैं लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप नया करो। आज भी जो राइटर्स हैं, ऐसा नहीं कि उनको लिखना नहीं आता, उनको आप फ्रीडम ऑफ राइटिंग नहीं दोगे तो कहाँ से लिखेंगे भाई? बिल्कुल। आप बोल दोगे कि दिलबर रिक्रिएट करो, तो भाई लो कर दिया, खत्म हुई बात, जाओ। ये सही बात है। आने वाले प्रोजेक्ट समीर जी कौन से हैं? बिकॉज अभी तो ये वाली नई इनिंग में कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स और कौन से गाने अभी आने वाले हैं? देखो मैंने बताया, बागी एक तो आ रही है अभी, मेरे फर्स्ट वीक सितंबर रिलीज हो रही है। उसके बाद एक शाद जी की पिक्चर आ रही है अंत। उसके अलावा एक गणेश आचार्य की पिक्चर मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ तुम, बहुत ज़बरदस्त म्यूजिक हुआ है उसका जी। और साजिद नडियाडवाला की अगली पिक्चर, अभी उसका टाइटल नहीं है, उस पर शुरू होगा काम। तो करीब 5-7 नई फिल्में हैं जिनमें, और मेरे प्राइवेट गाने आप यूट्यूब पे जाके, और हिमेश के साथ अभी मैंने एक सलमान की पिक्चर की है, बहुत कमाल की हिस्टोरिकल पिक्चर है, गलवान। अपूर्वा लाखिया डायरेक्टर हैं उसके। हाँ, अपूर्वा लाखिया, उसका म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त हुआ है। 5-6 गाने उसके। अभी पिक्चर शूट हो रही है लद्दाख में, अब वहाँ से वो लोग आके फिर यहाँ थोड़ी बहुत शूटिंग है। तो ऐसे ही 5-7 फिल्में अच्छी हैं और उम्मीद करता हूँ कि मालिक कुछ अच्छा काम करवा ले। लोगों की जो तलब है मुझसे अच्छा सुनने की, वो मेरे इन गानों में कहीं ना कहीं नजर आए। बिल्कुल। और जितनी पुरानी शराब होती जाती है उतना उसके अंदर सुरूर बढ़ता जाता है। तो यही दुआ करो। बिल्कुल वो दुआ करेंगे। और
मेरी मुलाकात आपसे मेरे ख्याल से लिखी हुई थी, इतने दिनों बाद मिलना, और मुझे बहुत ही मज़ा आया। नहीं बहुत अच्छा लगा। और विनीत, उसका कारण है वही कि मिट्टी से मिट्टी की मुलाकात हुई, और तुम्हारे अंदर भी पूरा नीचे से ऊपर तक बनारस रचा बसा है। तो अभी तो आज तो हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं, कभी वैसे मिल बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत दिलचस्प बातें होंगी, बहुत मजा आएगा एकदम। एक शाम जो है विनीत के नाम करें। बिल्कुल, ये सूत्रधार विद विनीत राय और वो समथिंग एल्स विद विनीत राय। तो थैंक यू वेरी मच समीर साहब, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए, बहुत मजा आया। मैं तो पूरा का पूरा नॉस्टैल्जिया में था, जो मन में था मैंने आपसे पूछा है। आई होप आपको अच्छा लगा। नहीं, ऐसा लगा नहीं कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा लगा कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं जी। उसको पॉडकास्ट का रंग तुम दे दो, कोई भी रंग दे। मैं इसीलिए पॉडकास्ट बुलाता नहीं हूँ, मुझे नाम से ही नफरत है। मेरे को तो ये है कि भैया सूत्रधार है, आपकी लाइफ में आना है और आपकी बात सुननी है और उससे सीखना है और वो लोगों तक पहुंचाना है। हाँ, और उससे सभी को सीखना है, और मेरी ऑडियंस जो है इस पूरे कॉन्वर्सेशन से कुछ अच्छा सीख सके। दिस इज बस सबसे बड़ी सक्सेस इस पॉडकास्ट की वही होगी, इस सूत्रधार की। अगर उन लोगों ने उसमें से कुछ भी ले लिया जी, तो समझना कि ये हमारी बैठक सफल होगी जी। धन्यवाद। इसी नोट पे थैंक यू। नमस्कार, मैं गीतकार समीर अंजान, और आज मैं जिसके साथ बैठा हूँ और जिसके साथ आज मैंने बात की है, ये पॉडकास्ट नहीं, ये सूत्रधार की वो धारा है कि अगर आप इसमें बहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बहुत अच्छा आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में तो बहुत कुछ बताया है, मगर उस यात्रा के साथ साथ बहुत अलग जीवन दर्शन भी मैंने बताने की कोशिश की है। मेरे अनुभवों से, मेरे गानों से, मेरी यात्रा से अगर आपको कुछ मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी ये कोशिश कामयाब रही। और ये मेरा एपिसोड आप मिस मत करना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के एपिसोड ने हमें एक बात और याद दिला दी कि शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। समीर अंजान जी के गाने हमारे यादों, हमारी मोहब्बत, हमारी जिंदगी के अलग अलग मोड़ों को रंग देते हैं। इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे कितनी मेहनत और कितनी कहानियां छुपी होती हैं, वो आज समीर जी ने हमें सिखाया। आपको कैसा लगा ये सफर? कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगली बार फिर लौटेंगे एक नए मेहमान के साथ। शब्द और कहानियां का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस अगला अध्याय लिखने की देर है। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगली बार मिलते हैं सूत्रधार के नए एपिसोड में। धन्यवाद।